एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। जैसा कि आपको मालूम है, रेलवे का एग्ज़ाम्स कंफर्म हो चुका है। टीसीएस ले रही है। अभी आपने ईएलपी का, आरपीएफ का ऑफिशियल मॉक लिंक देखा, वो टीसीएस का ही है। तो ये चीज़ एक तरीके से सबूत मिल चुका है कि टीसीएस एग्ज़ाम करवा रही है। तो इस हेतु टीसीएस का लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न पता चल जाए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, विशेषकर साइंस के लिए। जनरल साइंस का रेलवे के प्रत्येक एग्जाम्स में अच्छा खासा वेटेज है। आपको पता है 20 क्वेश्चंस एएलपी में जनरल साइंस के पूछे जाने हैं। तो यहाँ पर अपन ने जो सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें टीसीएस ने लेटेस्ट 2023 और 24 में जो एग्जाम्स लिए हैं एसएससी के, उसमें पूछे गए सारे साइंस के क्वेश्चंस, उसका ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अपन सवाल नंबर 101 से स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर टोटल 473 शिफ्ट में जो एग्जाम्स हुए हैं 2023-24 पे टीसीएस द्वारा, उसमें पूछे गए सारे साइंस के क्वेश्चंस हैं। ये वैसे एक ई बुक में कन्वर्ट की गई है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जिसमें सारे क्वेश्चंस इस टाइप से आपको मिल जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है एक्स्ट्रा फैक्ट सहित। तो यहाँ पर इस वीडियो में फिलहाल अपन 50 क्वेश्चंस और देखने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा डिटेल के साथ में। एंड तक बने रहेगा। अभी टीसीएस एग्जाम ले रही है तो आप क्या कर सकते हो, टीसीएस के लेटेस्ट एग्जाम्स हैं, चाहे आपका डी ट्रिपल एस पी का हो गया, एसएससी का हो गया, जो टीसीएस करवाती है, उनके जीके के क्वेश्चंस देख सकते हो। कहाँ पर देखें वो, तो आप टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर लो, जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे पेपर मिल जाएंगे। जितने भी एग्जाम्स इंडिया में होते हैं ना, उसमें विशेषकर एसएससी और जो डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम्स अभी ले रहे हैं, वो सभी टीसीएस करवाती है। पूरा इंटरफेस टीसीएस का है। तो वो यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक पर अभी ऑफर चल रहा है। टीटीजी के कूपन कोड से आप ज्वाइन कर लेना पास प्रो। सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर सहित मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इसमें मैंने चेक किया तो 2 वर्ष वाला काफ़ी किफायती पड़ रहा है आने वाले 2 वर्ष में, क्योंकि 2025 का भी रेलवे का शेड्यूल आया। तो एक बार यहाँ पर पास प्रो ले लिया ना टीटीजी के कूपन कोड से, तो 2 साल का यहाँ पर एक तरीके से प्राइस लॉक है। और सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर सहित यहाँ पर आप मॉक टेस्ट दे पाएंगे। उनका स्मार्ट तरीके से एनालिसिस रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेकआउट कीजिएगा। बाकी जो पूरी पीडीएफ फाइल है, इसमें अपन नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस देखते हैं। किसे बॉडी बिल्डिंग फूड के रूप में जाना जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड है जो ग्रोथ के लिए आवश्यक है। आपको पता है प्रोटीन है। प्रोटीन से क्या होती है? वृद्धि होती है शारीरिक अंगों की। इसलिए प्रोटीन को कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। तो यहाँ पर मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत में सहायक होता है। अन्य जैसे फूड की बात करें प्रोटीन के स्रोत की, तो चिकन, मछली, अंडे, दाल, बीन्स, पनीर, टोफू, दूध, इनसे प्रोटीन प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट हैं, ये ब्राउन राइस, ओट्स, क्योना, फल, सब्जियां हैं, जितने भी धान अनाज हैं उनसे कार्बोहाइड्रेट। फैट किससे मिलती है? जो तेल वाले हैं ना, बादाम, अखरोट, एवोकाडो, जैतून का तेल है, सरसों का तेल है, तिल का तेल है, ये सभी फैट के सोर्स हैं। अब जैसे कि आपको बताएं कि प्रोटीन को कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, तो कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन, इससे अपन को एनर्जी मिलती है। और विटामिन सी क्या होता है? एक तरीके से हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। वसा से, फैट से एक्स्ट्रा एनर्जी है वो स्टोर रहती है। फाइबर से पाचन तंत्र का साथी है, गट्स हेल्थ अच्छी रहती है। लोह तत्व है, खून का मित्र है, इसे खून का मित्र भी कहते हैं लोह तत्व को, आयरन को। नेक्स्ट सवाल नंबर 102। 19वीं शताब्दी के ये सभी जो क्वेश्चन है ना, फिलहाल सीजीएल 2023 में पूछे गए सवाल हैं। उसके नीचे अपन देखेंगे सीएचएसएल 2023 के पूरे एग्जाम्स टीसीएस नहीं लिए हैं, ये चीज़ कंफर्म है। तो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किसने खोज की कि प्रत्येक रासायनिक तत्व एक अद्वितीय प्रकार के परमाणु से बना होता है। वे परमाणु अपने द्रव्यमान के अनुसार भिन्न होते हैं। कोई भी तत्व है उसमें एक यूनिक टाइप का परमाणु होगा। जैसे एक तत्व मैंने हीलियम ले लिया, एक तत्व मैंने हाइड्रोजन ले लिया, एक सोडियम ले लिया, इन सभी में इसमें एक परमाणु मान लेते हैं, इसमें भी एक परमाणु, इसमें भी एक परमाणु। क्या तीनों परमाणु एक समान आकार के होंगे? नहीं होंगे। यूनिक आकार होगा, उसका द्रव्यमान अलग होगा परमाणु का, और उसकी साइज वगैरह सब कुछ अलग होने वाला है तीनों में। परमाणु तो नाम तो एक परमाणु, लेकिन उसमें अद्वितीय प्रकार के गुण रहते हैं। वो कहा था अपने डॉल्टन ने। जॉन डॉल्टन ने सिद्धांत दिया था परमाणु सिद्धांत। वैसे डॉल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में दिया था, और उन्होंने धारणा बनाई थी कि प्रत्येक रासायनिक तत्व में अद्वितीय प्रकार के गुण होंगे और वो एक तरीके से अविभाज्य है। एटम्स का मतलब ही लैटिन में होता है अविभाज्य। तो ये एनसीईआरटी में आपको चैप्टर क्लास 9 का चैप्टर 3 में परमाणु और अणु में जो पूरा क्लियर किया है, अभी अपन ने 2 दिन पहले, उसमें पूरा कंसेप्ट आपका कवर हुआ है। तो एनसीईआरटी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके रेलवे एग्जाम्स के लिए, तो वो देख सकते हो। क्लास 9 के अपन पूरी सीरीज़ अभी कंप्लीट करने ही वाले हैं, और कल से अपन क्लास 10 की स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें कुछ मॉडल हैं, जैसे डॉल्टन का हो गया, थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल है। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है और बाद में एक मॉडल दिया था जिसमें परमाणु को उन्होंने एक ऐसा गोला माना जिसमें सकारात्मक चार्ज फैला हुआ है, यानी प्लस आवेश है वो फैला हुआ है, और इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है
वो उसके अंदर समाहित हैं, जैसे कि प्लम में पुडिंग हो, सूखे मेवे, प्लम पुडिंग में सूखे मेवे। इसी प्रकार रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल 1911 में किया दिया था। रदरफोर्ड ने किस पर प्रयोग किया था, तो सोने की पन्नी पर इन्होंने अल्फा कणों की बौछार कराई थी और वहाँ से उन्होंने एक तरीके से बताया कि इसके बीच में एक आवेशित नाभिक है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमते हैं। और बोहर का परमाणु मॉडल 1913 में है और इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा स्तर में नाभिक की चारों ओर परिक्रमा करते हैं और ऊर्जा का विकिरण केवल ऊर्जा स्तरों के बीच स्थानांतरण के समय होता है। क्वांटम यांत्रिकी मॉडल 1926 में सर्विन एरविन श्रोडिंगर और वर्नर हाइजेनबर्ग ने, तो श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग का ये क्वांटम यांत्रिकी मॉडल है। इन्होंने की जो धारणा थी कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में नहीं घूमते बल्कि एक क्षेत्र में उनकी संभावित उपस्थिति होती है, जिसे इलेक्ट्रॉन बादल के रूप में इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहा गया था। और रदरफोर्ड ने, आपको बता दूं, 1917 में प्रोटॉन की खोज की। 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट अपन सवाल देखते हैं यहाँ पर, सवाल नंबर 103। 1975 में कार्बनिक अणुओं और अभिक्रियाओं की त्रिविम रसायन स्टीरियो केमिस्ट्री में उनके शोध के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। अब 2023 में टीसीएस का देखा तो नोबेल प्राइज, साइंस के नोबेल प्राइज, चाहे वो फिजिक्स का हो, मेडिसिन का हो, केमिस्ट्री का हो, काफ़ी सवाल ओल्ड नोबेल प्राइज से पूछे गए हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो 1975 में यहाँ पर वाल्दिमर प्रिलोग 1975 में नोबेल पुरस्कार कार्बनिक अणुओं और अभिक्रियाओं के त्रिविम रसायन में उनके शोध के लिए वाल्दिमिर प्रिलोग को दिया गया था। उनके शोध ने कार्बनिक यौगिकों की त्रिआयामी 3D स्ट्रक्चर और रासायनिक अभिक्रिया में उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए वाल्दिमिर प्रिलोग को 1975 में नोबेल प्राइज दिया गया। नेक्स्ट सवाल नंबर 104। फलों में पाए जाने वाले घुलनशील फाइबरों में से कौन सा खाना पकाने और बेकिंग में एक थिकनर के रूप में उपयोग किया जाता है। थिकनर, पतला करने के लिए, खाना पकाने में, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, फलों में पाया जाता है घुलनशील फाइबर है, जो खाना पकाने में एक तरीके से बेकिंग में थिकनर के रूप में काम में लेते हैं। तो ये फाइबर, घुलनशील फाइबर जो फलों में पाया जाता है, ये पैक्टिन है। तो कुछ और घुलनशील फाइबर हैं जो भोजन और बेकिंग में विभिन्न उद्देश्यों के लिए काम में आते हैं। उसमें एक गम अरबी भी आता है, जो पेड़ों से प्राप्त एक प्राकृतिक घुलनशील फाइबर है। इसे गाढ़ा करने और खाद्य पदार्थों को स्टेबलाइज करने के लिए काम में लिया जाता है, कैंडी और बेकरी उत्पाद में। इसी प्रकार एक ग्वार गम भी आता है, ग्वार बीजों से प्राप्त होता है और घुलनशील फाइबर के रूप में प्रयोग होता है। इसका उपयोग आइसक्रीम, सॉस, ड्रेसिंग्स के थिकनर के रूप में काम में लिया जाता है। और जाइलिम, यहाँ पर कुछ और हैं जो अपन बेकिंग में जो फलों से या फिर फसल से प्राप्त होता है, उसमें जाइलियम हस्क भी है। तो जाइलियम हस्क घुलनशील फाइबर का एक अच्छा स्रोत जो पानी में मिलाने पर जेल जैसा बन जाता है और ये भी बेकिंग में ग्लूटेन मुक्त ब्रेड और अन्य प्रोडक्ट बनाने में काम आता है। कैरागिनिन भी इस प्रकार का एक घुलनशील फाइबर है जो समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है। उपयोग इसका डेयरी प्रोडक्ट है, दही, आइसक्रीम को गाढ़ापन करने में किया जाता है। इन्यूलिन की बात करें तो ये जड़ वाली सब्जियां जैसे कि चिकोरी रूट से प्राप्त एक घुलनशील फाइबर है, जड़ वाली सब्जियां जो होती है। और बेकिंग में इसका उपयोग करके लो फैट और लो शुगर डेजर्ट में क्रीमी टेक्सचर प्रदान करने के लिए काम में लेते हैं। जेंथम गम एक बैक्टीरिया द्वारा किण्वन से उत्पन्न होने वाला फाइबर है। इसका उपयोग सूप, सॉस, ग्लूटेन मुक्त बेकिंग में थिकनर के रूप में करते हैं। तो ये कुछ थिकनर है बेकिंग में काम में आने वाले जो फाइबर वाले। नेक्स्ट आपका सवाल नंबर 105। कार्ल फ्रेडरिक गॉस और विल्हेम एडवर्ड वेबर, इन्होंने दुनिया के पहले विद्युत चुंबकीय टेलीग्राफ का आविष्कार कब किया था। विद्युत चुंबकीय टेलीग्राफ का पहली बार आविष्कार है ये गॉस और वेबर ने किया है 1833 में। 1833 में गॉस वेबर ने किया है। चिकित्सकों द्वारा अनुशंसित आहार संबंधी दिशा निर्देश के अनुसार स्वस्थ वयस्कों और 4 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में कोलेस्ट्रॉल के अंतर्ग्रहण के लिए आरडीए कितना है। तो कोलेस्ट्रॉल का आपको आरडीए पूछा है। आरडीए यानी प्रतिदिन आपका जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, जो अनुशंसित बताया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा कि अनुशंसित आहार मात्रा कितनी होनी चाहिए कोलेस्ट्रॉल के अंतर्ग्रहण के लिए, कितने मिलीग्राम पर डे यहाँ पर स्वच्छ वयस्क और 4 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए रिकमेंडेशन की गई है। तो ये 300 मिलीग्राम है। इसका मतलब हुआ कि स्वस्थ वयस्क और 4 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को अपने आहार के माध्यम से प्रतिदिन 300 मिलीग्राम से अधिक कोलेस्ट्रॉल नहीं लेना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल 300 मिलीग्राम से अधिक है वो नुकसानदायक है। और नेक्स्ट यहाँ पर आपको बता दूं कुछ और, जैसे अपने शरीर में आवश्यक जो पोषक तत्व हैं, प्रोटीन की बात करें कितना होना चाहिए प्रतिदिन आरडीए जो अनुशंसित आहार मात्रा है प्रोटीन की, तो पुरुषों के लिए 56 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन मिलना चाहिए और महिलाओं के लिए है 46 ग्राम प्रतिदिन। 56 पुरुष, 46 महिला। कैल्शियम 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन वयस्कों के लिए और 1200 मिलीग्राम है
महिला और वृद्ध लोगों के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। आयरन पुरुषों के लिए 8 मिलीग्राम पर डे, महिलाओं के लिए 18 मिलीग्राम पर डे। विटामिन सी पुरुषों के लिए 90 मिलीग्राम पर डे और महिलाओं के लिए 75। विटामिन डी 600 IU यानी इंटरनेशनल यूनिट पर डे जो 70 वर्ष तक के व्यक्ति हैं, और 800 IU 70 वर्ष से अधिक के लिए ज़्यादा आयु की आवश्यकता है विटामिन डी की। डी विटामिन कोलेस्ट्रॉल से ही कन्वर्ट होता है। फाइबर पुरुष के लिए 38 ग्राम प्रतिदिन, महिलाओं के लिए 25 ग्राम। फोलिक एसिड B9 जो विटामिन है वो 400 माइक्रोग्राम पर डे। पोटेशियम 4700 मिलीग्राम पर डे। विटामिन ए पुरुषों के लिए 900 माइक्रोग्राम पर डे, महिलाओं के लिए 700। एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितने किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो एक व्यक्ति को प्रतिदिन है दैनिक जो अपने कामकाज के लिए 2000 से 2500 किलो कैलोरी की जरूरत होती है, इतनी एनर्जी की। नेक्स्ट वाला नंबर 107। जब आप तेज रोशनी वाले कमरे में आते हैं तो आप मंद रोशनी वाले कमरे में वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन। तेज रोशनी वाले कमरे से आते हैं, यानी जहाँ पर रोशनी तेज थी और आप आ गए अंधेरे में, तेज रोशनी से अंधेरे वाले कमरे में आ गए तो वस्तुएं नहीं दिख रही है। इसके पीछे कारण ये है कि परितारिका सिकुड़ कर पुतली को छोटा बना देती है, जिससे आंख में कम प्रकाश प्रवेश करता है। तेज रोशनी वाले कमरे में रोशनी ज़्यादा आ रही थी, तो रोशनी ज़्यादा को कंट्रोल करने के लिए क्या है, पुतली छोटी हो रही थी, उसको पुतली को कंट्रोल कर रही है परितारिका। तो पुतली छोटी हो गई, पुतली छोटी हो गई, पुतली में से प्रकाश प्रवेश करता है, तो अचानक आप मंद रोशनी जिसमें रोशनी है ही नहीं और ऑलरेडी पुतली छोटी है, अब पुतली को बड़ा होना है, ज़्यादा प्रकाश चाहिए तो पुतली को बड़ा होगा तभी ज़्यादा प्रकाश आएगा। और वस्तु से अपन कब कोई वस्तु देख पाते हैं, जब वस्तु से प्रकाश टकराकर अपनी आंखों में आता है। तो प्रकाश टकराकर पूरी तरह से आंखें में आ नहीं रहा है, क्योंकि अपन मंद रोशनी वाले कमरे में आ गए और अचानक आए ना, पुतली छोटी की छोटी अभी तक बनी हुई है। पूरी प्रक्रिया आपको बताता हूँ कैसे काम करता है। सबसे पहले तो यहाँ पर आई के स्ट्रक्चर आप देखेंगे, आप कहेंगे पुतली कौन सी है, परितारिका कौन सी है। इसमें आप ये नेत्र देखेंगे ना, ये सबसे बीच में है, ये पुतली है, ये ब्लैक वाला, ये छोटा और बड़ा होता है। कभी ट्राई कीजिएगा, अपनी दोस्त से कहिएगा कि, या फिर अपने दोस्त के आंख में जो मोबाइल की टॉर्च है ना, वो नज़दीक लेके आइएगा और आप देखेंगे वास्तव में जो ये पुपिल है ना, इसका आकार बहुत ज़्यादा प्रकाश आएगा तो प्रकाश अंदर जाने से रोकेगा, तो ये छोटी हो जाएगी ब्लैक वाली। और ये इसके चारों तरफ है ना रंगीन, ये आइरिस है, ये इस पुतली को कंट्रोल करती है। पुपिल है ना, इसको ये आइरिस परितारिका कंट्रोल करती है। और बाकी यहाँ पर ये पूरा आँख क्या है, एक लेंस का गोला है, तो ये नेत्र के पीछे इस टाइप से गोला बना हुआ है। और इस गोले में सबसे आगे आपको दिखेगा कॉर्निया, जो अपना आँख है, आँख का सबसे आगे वाला भाग कॉर्निया है, जो कि एक पतली सी फिल्म आप पन्नी के रूप में देख सकते हो जो आगे है। ये कॉर्निया नहीं हो तो अपन को धुंधला दिखेगा ही नहीं, धुंधलापन ज़्यादा हो जाएगा कॉर्निया में कमजोरी की वजह से। अब रेटिना पर अपना कोई प्रतिबिंब है वो मेजर बनता है। नेक्स्ट यहाँ पर अपन को पूरी प्रक्रिया ही आपको बता देता हूँ कैसे काम करता है। कॉर्निया जैसे कि सबसे आगे वाला हिस्सा है, आँख का सबसे बाहरी और पारदर्शी हिस्सा है। तो एक फिल्म है, पतली सी पारदर्शी है, जो प्रकाश को आंख में प्रवेश, पहली बार प्रकाश आंख में प्रवेश करता है ना, वो कॉर्निया से करता है। ये प्रकाश को मोड़ने में भी मदद करता है ताकि वो केंद्रित हो सके प्रकाश को मोड़ने में, और आंख में प्रवेश करता है कॉर्निया से। अब कॉर्निया से पुपिल आगे आ गया, पुतली आ गई। कॉर्निया के बाद प्रकाश आंख के केंद्र में स्थित एक काले गोले हिस्से, जो पुतली से अभी आपको बताया ना, एक पुपिल काला सा गोला हिस्सा जो कि छोटा बड़ा होता रहता, प्रकाश ज़्यादा आया तो छोटा है, कम आया तो बड़ा होगा, ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होगी। तो सीधा ही कॉर्निया के बाद सबसे आगे आपकी कॉर्निया रहेगा जो एक पारदर्शी है, उसके बाद ये सीधा ही अटैक करेगा पुतली पर, पुपिल पर। पुतली को कंट्रोल कर रही है आइरिस, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। और कॉर्निया के बाद यहाँ पर जो पुतली पर प्रकाश आया है, तो पुतली का आकार प्रकाश की मात्रा के अनुसार बदलता है। यदि प्रकाश अधिक आ गया तो पुतली छोटी हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। कम प्रकाश है तो प्रकाश ज़्यादा की आवश्यकता, पुतली बड़ी होगी। आइरिस पुतली की चारों ओर जो मौजूद रंगीन भाग है ना, जो पुतली के आकार को कंट्रोल करती है और एक तरीके से प्रकाश के कितना प्रकाश चाहिए, तो ये वाला भाग है इस आँख के चारों तरफ, ये इसे आप आइरिस बोलेंगे, ये रंगीन कलरफुल होता है। अब आगे कैसे प्रकाश जाएगा, अब उसके आगे पुतली के आगे लेंस है, लेंस अंदर की साइड है, पुतली से आगे लेंस है, ठीक है। तो लेंस पुतली के पीछे स्थित, लेंस आगे मतलब ये अपना प्रकाश आ रहा है तो इसके आगे पीछे की साइड है। पुतली के पीछे स्थित लेंस पारदर्शी और लचीला होता है, लेंस पारदर्शी। ये प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए इसे मोड़ता है, प्रकाश को मोड़ता है ताकि एक परिता आपके रेटिना पर सही प्रतिबिंब बने। तो एक बिंदु पर
प्रकाश को केंद्रित करने के लिए मोड़ता है, जिससे वस्तु की साफ छवि बन सके। लेंस का आकार बदल सकता है ताकि हम दूर या पास की वस्तु पर ध्यान केंद्रित कर सके। तो लेंस भी अपने आप का आकार है कम ज़्यादा करता है ताकि एक फिक्स पॉइंट पर उस प्रकाश को केंद्रित कर सके। तो उस प्रकाश लेंस के आकार को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर मांसपेशी होती है जिसे बोलते हैं सिलियरी मांसपेशी। ये मांसपेशियाँ लेंस को नियंत्रित करती है और उसे ज़रूरत के अनुसार संकुचित या ढीला करती है ताकि सही फोकस मिल सके। तो ये सिलियरी मसल्स का ध्यान रखना है। अब जो इमेज कैसे बनेगी, तो लेंस से गुजरकर केंद्रित किया गया प्रकाश रेटिना पर यह प्रकाश पड़ेगा जो आँख के पीछे की ओर स्थित एक संवेदनशील परत होती है। और रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं हैं। एक सवाल पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम्स में कि रॉड्स और कॉन से, ये जो कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो रेटिना में पाई जाती है। रॉड्स और कॉन से, रेटिना में ये दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। रॉड्स कम रोशनी में काम करती है और केवल काले सफ़ेद में दृश्य देती है, जबकि कॉन्स रंगों का पता लगाती है और अधिक रोशनी में कॉन्स काम करती है। कॉन से अधिक रोशनी, रॉड से कम रोशनी। रेटिना पर वास्तविक छवि उल्टी बनती है। ठीक है। ऑप्टिक नर्व क्या है, तो रेटिना पर बनने वाली छवि को ऑप्टिक नर्व के माध्यम से विद्युत संकेतों में बदलकर मस्तिष्क तक उन छवि को भेजा जाता है ऑप्टिक नर्व के माध्यम से। और बाकी यहाँ पर आँख में कुछ और अदर ऑर्गन भी, जैसे स्क्लेरा, ये आँख का सफ़ेद हिस्सा है। आपके आँख में आपने देखा पुपिल है, उसके पीछे आइरिस है, और उसके अलावा जो सफ़ेद हिस्सा है ना आँख का, वो है स्क्लेरा, जो कि आँख को सुरक्षित रखने, उसे आकार देने के लिए मदद करता है। एक कंजक्टिवा भी है, ये आँख की बाहरी परत को ढकने वाली एक पतली झिल्ली है जो उसे नमी और सुरक्षा प्रदान करती है। बाहरी परत को ढकने वाली पतली झिल्ली आप देखेंगे कंजक्टिवा, ये वाली कंजक्टिवा है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और ऑर्गन है, तो एक इसमें दोस्तों ह्यूमर यहाँ पर दो हैं, विट्रियस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर। आँख के अंदर का जेली जैसा पदार्थ जो आँख को आकार बनाए रखने और रेटिना को सही जगह पर रखने में मदद करता है। तो ये विट्रियस ह्यूमर है जो आँख के अंदर का भाग है, रेटिना को भी सही जगह रखता है। एक्वस ह्यूमर क्या है, ये तरल पदार्थ कॉर्निया और लेंस के बीच होता है। एक्वस ह्यूमर कॉर्निया और लेंस के मध्य, और विट्रियस ह्यूमर है पूरा आँख को लचीला बनाने के लिए। यहाँ पर आपको बता दूँ, ये पूरा लेंस और रेटिना के मध्य ये जो है ना, ये विट्रियस ह्यूमर है। और जो इससे पहले वाला ह्यूमर है जिसको कहा था कि लेंस और कॉर्निया के मध्य यहाँ पर है ना, वो एक्वस ह्यूमर है। ठीक है। आँख की संरचना भली भांति समझ में आ गई। तो अगला सवाल, किसी विशेष पोषी स्तर में खड़ी फसल को कैसे मापा जाता है। कोई पोषी स्तर में फसल खड़ी है, कितनी फसल है ये, इससे कितना अनाज होगा, कैसे मेजर करेंगे, तो बायोमास के रूप में करते हैं। बायोमास क्या होता है, जैव भार क्या होता है। सबसे आम तरीका है, इस विधि में हम एक निश्चित क्षेत्र में मौजूद सभी जीवित पौधों का कुल द्रव्यमान मापते हैं। एक निश्चित क्षेत्र ले लिया, जैसे कि फसल तो इतने क्षेत्र में थी, लेकिन आपने एक इतना सा एरिया लिया है। ठीक है। अब उस एरिए में जितनी भी अपने पास जीवित पौधे हैं उनका द्रव्यमान कितना है, उनका वजन कितना, उनका द्रव्यमान मापा और फिर अनुमान लगाया कि इसमें इतने कितने भाग होंगे इसके, तो लगभग के इसके 15-20 भाग होंगे, तो 20 से उसका गुणा करेंगे तो पूरा द्रव्यमान आ जाएगा। तो ये मापने की इकाई ग्राम प्रति वर्ग मीटर या किलोग्राम प्रति हेक्टर आदि होती है। और एक निश्चित क्षेत्र को चुनकर उसमें मौजूद सभी पौधों को काटकर सुखाया जाता है। फिर उन सूखे पौधों का वजन करके कुल जैव भार का पता लगाया जाता है। पौधों को सुखाने के बाद उसका जैव भार निकाला जाता है। दूसरा यहाँ पर एक विधि है ऊर्जा की पिरामिड के रूप में ऊर्जा स्थानांतरण। इस विधि में हम प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा को मापते हैं। मापने की इकाइयाँ हैं कैलोरी प्रति वर्ग मीटर या प्रति वर्ष। विधि है प्रत्येक पोषी स्तर पर उपस्थित जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा की मात्रा को मापा जाता है, कितनी ऊर्जा ग्रहण की गई है। अगला सवाल है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सा तत्व अत्यधिक प्रभावी है। स्थायी चुंबक चाहिए, यानी एक तरीके से उनका चुंबकत्व का गुण, यदि किसी चुंबक की क्षेत्र में रखी गई है, वो हटा लें, उसके बावजूद भी उसमें चुंबकत्व का गुण बना रहे, तो वो एक स्थायी चुंबक है। जैसे कि अपन देखते हैं ना कि जो करंट का वायर होता है उसमें करंट प्रवाहित करने पर उसमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही करंट खत्म हुई उसमें चुंबकीय गुण गायब। स्थायी चुंबक में ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, वो हमेशा परमानेंट रूप से उसमें चुंबकीय गुण रहते हैं। तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए जो तत्व अत्यधिक प्रभावी रहता है वो इस्पात या स्टील रहता है। इसके अतिरिक्त स्थायी चुंबक के लिए एल्निको यानी एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट है, इससे मिलकर बना होता है विशेषकर स्थायी चुंबक है। इसमें लोहा भी होता है, निकल भी होता है, कोबाल्ट भी होता है। ये ध्यान रखना, स्थायी चुंबक में वह सामग्री होती है जो एक स्थायी चुंबक तो क्षेत्र उत्पन्न करती है और अपनी चुंबक की विशेषताओं को लंबे समय तक बरकरार बनाए रखती है। इन चुंबकों में इलेक्ट्रॉन की कक्षा में घूर्णन के कारण चुंबकीय गुण होते हैं, उन्हें स्थायी चुंबक के रूप में चुंबकीय बनाते हैं।
यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं स्थायी चुंबक की, तो इस्पात मुख्यतः लोह और कार्बन का मिश्रण है, क्योंकि आपको बताएं कि स्थायी चुंबक स्टील की बनी होती है। और स्टील किससे बना होता है? स्टील में क्या होता है? आयरन और कार्बन तो होता है। तो आयरन और कार्बन होता है, तो एक तरीके से स्थायी चुंबक में आयरन भी होता है और कार्बन भी होता है। और बाकी यहाँ पर स्थायी चुंबक में आजकल क्रोमियम, निकल, मोलिब्डेनम, मैग्नीज इसका उपयोग किया जाता है अलग अलग उद्देश्यों के लिए। खाना पकाने की किस विधि में भोजन को ऊष्मा के स्रोत पर धीरे धीरे गर्म किया जाता है और आग के संबंध में भोजन की स्थिति के आधार पर उच्च ताप और वायु संवहन द्वारा पकाया जाता है? ये विधि स्पीड रोस्टिंग कहलाती है। आपने यदि शॉप पर देखी होगी, विशेषकर कौन सी, नॉन वेज वाली शॉप, तो नॉन वेज वाली शॉप के बाहर कुछ ऐसे स्टिक पर लटकाए रहते हैं और फिर उसको नीचे, इसके नीचे कोयले जल रहे होते हैं, ठीक है, जिसको हीट मिलती है और वो पक जाते हैं। तो इसी चीज़ को स्पीड रोस्टिंग बोलते हैं। स्पीड रोस्टिंग एक पारंपरिक खाना पकाने की विधि है जिसमें भोजन, विशेष रूप से मांस को एक लंबी छड़ी, स्पीड यानी एक छड़ी पर उस मांस को सीधा लगाकर खुली आग या उष्मा स्रोत के सामने धीरे धीरे इस छड़ी को है ना फिर पकड़कर घुमाया जाता है। इसको घुमाएंगे तो ये पूरा इसके ऊपर जो भी मीट लगा हुआ है वो पक जाएगा। इस प्रक्रिया में मांस लगातार घूमता रहता है जिससे वो समान रूप से चारों तरफ से पक जाता है। तो ये खाना पकाने की विधि है जिसमें ऊष्मा के स्रोत पर धीरे धीरे गर्म किया जाता है और भोजन की स्थिति के आधार पर उच्च ताप और वायु संवहन द्वारा पकाया जाता है। वायु सेवन और उच्च ताप द्वारा इसे स्पीड रोस्टिंग बोला जाता है। अन्य प्रकार की खाना पकाने की विधियां आप देखेंगे स्पीड रोस्टिंग की तरह ही। एक बेकिंग विधि है, ओवन में गर्म हवा में भोजन पकाना, गर्म हवा में, जैसे ब्रेड, केक, पेस्ट्री। स्मोकिंग, लकड़ी या कोयले के धुएं में भोजन को धीरे धीरे पकाना। ग्रिलिंग, भोजन को सीधे गर्मी स्रोत जैसे कोयला, गैस, ग्रिल पर तेजी से पकाना, सीधे कोयलों पर रख दिया भोजन को। स्टीमिंग, उबलते पानी की भाप से भोजन पकाना। शेयरिंग, भोजन को बहुत उच्च ताप पर अल्प समय के लिए पकाना, कम समय के लिए और हाई टेम्परेचर पर भोजन को पकाएंगे तो उसे शेयरिंग बोलेंगे। सोटिंग, सोटिंग क्या होता है? पैन को कम तेल में उच्च ताप पर भोजन को जल्दी पकाना। ब्रेजिंग है एक विधि है, भोजन को पहले शेयरिंग करना यानी उच्च ताप पर अल्प समय के लिए, फिर धीमी आंच पर तरल में ढककर पकाना। पॉन्चिंग, पॉन्चिंग भोजन को उबालते नहीं है बल्कि गर्म पानी या तरल में धीरे धीरे पकाते हैं जैसे अंडे, मछली है। अगला सवाल नंबर 111, आवेशित कणों का पता लगाने के लिए क्लाउड चैम्बर के विकास के लिए 1927 में ऑर्थर कॉम्पटन के साथ किसे नोबेल प्राइज दिया गया है? तो क्लाउड चैम्बर काम करता है, आवेशित कणों का पता लगाता है। कौन सा कण है? चार्ज है, आवेशित है। आवेशित कण का पता लगाने के लिए क्लाउड चैम्बर के विकास हेतु 1927 में नोबेल मिला है कॉम्पटन और विल्सन कॉम्पटन 1927 में नोबेल विजेता। एक ऐसे जीव की पहचान कीजिए जो समेकांतरण, मेटाजेनेसिस प्रदर्शित करता है। समेकांतरण, आप कहेंगे समेकांतरण क्या है? तो समेकांतरण एक ऐसा जैविक चक्र है जिसमें एक जीव के जीवन चक्र में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन एकांतर रूप से होते हैं। यानी एक साल लैंगिक का जनन किया तो दूसरी बार वो अलैंगिक जनन करेगा। इस प्रक्रिया में एक पीढ़ी लैंगिक रूप से प्रजनन करती है तो अगली पीढ़ी अलैंगिक रूप से। एक पीढ़ी यदि लैंगिक करती है तो दूसरी अलैंगिक, तीसरी फिर लैंगिक करेगी। तो ये एक तरीके से समेकांतरण हो रहा है। तो ऐसा जीव कौन सा है? तो यहाँ पर विकल्प में एक ओबेलिया करके जीव दे रखा है। मेडुसा, इसमें दो टाइप की अवस्था परिवर्तन होता है। मेडुसा और पोलिप रूपों के बीच पीढ़ियों का परिवर्तन करते हुए ओबेलिया एक ऐसा जीव है जो मेटाजेनेसिस प्रदर्शित करता है। ओबेलिया में जीवन चक्र के दौरान पोलिप अवस्था जो अलैंगिक है और मेडुसा अवस्था जो लैंगिक है, इनके बीच में परिवर्तन होता है, यही मेटाजेनेसिस या समेकांतरण आप कहते हो। अब ओबेलिया के अलावा और मेटाजेनेसिस कौन प्रदर्शित करता है जिसमें एक पीढ़ी में लैंगिक और दूसरे में अलैंगिक जनन होता है? तो ओबेलिया तो करता ही है, साथ ही साथ जेलीफिश भी करती है। ओबेलिया और ओरेलिया। तो ओरेलिया ये जीवन चक्र के दौरान पोलिप और मेडुसा रूप के बीच परिवर्तन होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ हाइड्रोजोआ वर्ग के जीव है जैसे हाइड्रोइड्स जो पोलिप और मेडुसा दोनों अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपके सीजीएल के सारे सवाल कंप्लीट हुए। यहाँ आप देखेंगे तो 112 सवाल सीजीएल के 2023 में पूछे गए हैं। नेक्स्ट सीएचएसएल यहाँ पर 2023 के सवाल अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर इस वीडियो में 12 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अपने सवाल नंबर 101 से स्टार्ट किया है, अब 40 क्वेश्चंस और कंप्लीट करते हैं। कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवांशिक रूपांतरित फसल है? तो भारत में व्यावसायिक खेती में काम आने वाली जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल एकमात्र कौन सी है? बीटी कपास है।
बीटी कपास में क्या किया, बीटी कपास के बीजों के साथ क्या किया, एक ऐसा हाइब्रिड बीज निकाला बीटी कपास का, विशेष प्रकार के बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थुरिंजिनेस, तो बैसिलस थुरिंजिनेसिस, इससे एक जीन को शामिल करके तैयार किया गया इस फसल को। इस जीन को, अब ये जो बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया क्या करेगा, कुछ ऐसे कीटों को मारेगा जो इस फसल को हानि पहुंचाते हैं। तो इस जीन को पौधों के डीएनए में सम्मिलित करने से पौधा एक विशेष प्रकार का प्रोटीन उत्पन्न करने में सक्षम होता है जो कीटों के लिए विषैला होता है लेकिन मनुष्य और अन्य जीवों के लिए हानिकारक। एक ऐसा प्रोटीन उत्पन्न करेगा जो कीट खाएगा तो मर जाएगा, मनुष्य से का कुछ नहीं होगा। तो इस प्रकार कपास को यहाँ पर इन्होंने कन्वर्ट किया है, बीटी कपास है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होने वाली व्यावसायिक खेती में काम आने वाली भारत की एकमात्र यहाँ पर फसल है। नेक्स्ट है, किस वर्ष जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित रासायनिक तत्वों की आवर्तीयता का प्रस्ताव देते हुए अष्टक का नियम, ऑक्टेव रूल, जो पीरियोडिक टेबल का न्यूलैंड का अष्टक नियम जिसे आप बोलते हो कि पहला एलिमेंट 8वें एलिमेंट के गुणधर्म में समान है, ये ऑक्टेव रूल दिया गया है 1865 में। ध्यान देना है, न्यूलैंड की आवर्त सारणी 1865 में, डोबेराइनर का ट्राइड्स 1829 में, मेंडलीव की आवर्त सारणी 1869 में, आधुनिक आवर्त सारणी 1913 में, मॉरिसन की आवर्त सारणी है 1864 में, 65 में न्यूलैंड, इससे पहले 64 में मॉरिसन, लोथर की आवर्त सारणी 1905 में, और लांगम्यूर की आवर्त सारणी अर्नेस्ट लांगम्यूर ने 1920 में दी है। अल्फ्रेड वेबर की आवर्त सारणी अल्फ्रेड वेबर 1924, आधुनिक ब्लॉक आवर्त सारणी है, कई वैज्ञानिक ने मिलकर 1940 से पर मानते हैं। किण्वन प्रक्रिया के दौरान एल्कोहल निर्माण के उप उत्पाद के रूप में कौन सा पोटेशियम अम्ल लवण प्राप्त होता है। किण्वन प्रक्रिया होती है, उसमें एल्कोहल निर्माण होता है, तो एल्कोहल तो बनता ही है, साथ ही साथ और एक उप उत्पाद में बाई प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम अम्ल भी बनता है। तो कौन सा यहाँ पर पोटेशियम अम्ल बनता है, एल्कोहल के साथ में। तो किण्वन प्रक्रिया के दौरान एल्कोहल निर्माण के उप उत्पाद के रूप में पोटेशियम बाई टार्ट्रेट, पोटेशियम बाई टार्ट्रेट, ये एक अम्ल बनता है पोटेशियम का, बाई टार्ट्रेट आप जैसे बोलते हो, एल्कोहल के साथ साथ है। तो पोटेशियम बिट्राटेट, इसका रासायनिक सूत्र है C4H5KO6। ये वाइन बनाने की प्रक्रिया में किण्वन के दौरान बाई प्रोडक्ट बन जाता है। जब अंगूर का रस किण्वित किया जाता है, किण्वित करने को आप कह सकते हो सड़ाना, ठीक है, तो यानी कुछ बैक्टीरिया डाल के सड़ाया जाता है। तो इसमें मौजूद टार्ट्रिक अम्ल पोटेशियम के साथ मिलकर पोटेशियम बाई टाइट्रेट बन जाते हैं। इसका उपयोग फिर खमीर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस। अब अगला सवाल नंबर 4, 1894 में विलियम रामसे ने किस वैज्ञानिक के साथ मिलकर प्रमाणित किया कि हवा में भी एक तत्व उपस्थित होता है जो उस समय तक अज्ञात था, जिसे आर्गन नाम दिया गया। तो यहाँ पर रामसे ने कुछ नोबल गैस की खोज की है। रामसे का नाम काफ़ी नोबल गैस में आता है, उसमें आर्गन भी एक है, और इसके अतिरिक्त हीलियम, नियॉन, इन सभी में नोबल गैस जो खोजकर्ता में रामसे का नाम आता ही आता है। तो यहाँ पर रामसे ने, जब ऑर्गन की बात आई तो रामसे ने रेल बनाई थी। रामसे और रेले ने मिलकर एक अज्ञात तत्व ऑर्गन नाम दिया है, और यहाँ पर रामसे और रेले ने हवा के घनत्व और अन्य विशेषताओं पर प्रयोग किए और पाया कि इसमें एक निष्क्रिय गैस है जो अन्य ज्ञात गैसों से भिन्न है। आर्गन की निष्क्रिय गैसों के समूह में रखा गया और इस खोज के लिए उन्हें काफ़ी सराहना मिली। और यहाँ पर रामसे ने आर्गन की खोज के बाद नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन जैसी अन्य गैस भी 1898 में खोजी थी। तो रामसे की खोज में कौन कौन सी गैसें आ जाती है, तो विलियम रामसे ने आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये 4 गैसों में नाम आता है रामसे का। आपको बता दूं, आर्गन के खोज करता है रेले और रामसे 1894, हीलियम के खोज करता 1868 में खगोल शास्त्री पीरे जेन्सन और नॉर्मन लॉकियर ने सूर्य के स्पेक्ट्रम में पाया, लेकिन पहली बार विलियम रामसे ने इसे अलग किया पृथ्वी पर, इसे 1895 में, ठीक है। रेडॉन के खोज करता है फ्रेडरिक ड्रॉन 1900 में, ठीक है। अगला सवाल नंबर 5, विटामिन B3 की कमी के कारण होने वाला वह पोषण संबंधित विकार कौन सा है जिससे त्वचा, जठर आंतरिक मार्ग और तंत्रिका तंत्र से नैदानिक अभिव्यक्तियां होती है। तो ये जो 3D डिजीज हो जाती है, 3D आता है एक्चुअली, इसमें 3D है। 3D में आपके ड्रमेटाइटिस यानी त्वचा पर लाल चकत्ते, खुजली, सूरज की रोशनी में त्वचा का जल जाना, ये विटामिन B3 की कमी से। B3 को दोस्तों नियासिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नियासिन बोलते हैं। D3 में आपके ड्रमेटाइटिस यानी चर्म संबंधित, डायरिया है जो जठरांतरीय समस्या जिसमें दस्त, उल्टी, भूख में कमी, डिमेंशिया मानसिक समस्याएं, मति भ्रम की स्थिति हो जाती है, स्मरण शक्ति की कमी हो जाती है, डिमेंशिया, आप भूलते ज़्यादा हो,
ये 3D है, इसके अतिरिक्त एक 4D माने तो डेथ की भी संभावना रहती है। तो ये B3 विटामिन जो पेलाग्रा के नाम से आप जानते हो, ये पूछा है। तो B3 को पेलाग्रा कहते हैं। तो अन्य विटामिन के रासायनिक नाम आपको याद रखने अनिवार्य हैं, जैसे कि विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, जो रतौंधी रोग हो जाता है, त्वचा रोग, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होना, इनके प्रमुख रोग हैं। B1 को थाइमिन बोलते हैं, बेरी बेरी रोग, हृदय संबंधी समस्याएं आ जाती हैं। B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, इसमें त्वचा रोग, मुंह के कोने फटना, आंख में जलन। B3 नियासिन है, B3 नियासिन है, इससे पेलाग्रा रोग हो जाता है। ठीक है, पेलाग्रा में त्वचा है, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र संबंधित बीमारी होती है। B6 पायरिडॉक्सिन है, इसमें त्वचा रोग, रक्त में एनीमिया। B6 और B12 से दोनों से एनीमिया हो सकता है। B12 को साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है, स्कर्वी रोग ज़्यादा होता है, इसमें मसूड़ों से खून आना, घाव भरने में देरी, ये स्कर्वी है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल और एग्रोकैल्सीफेरॉल दो हैं। रिकेट्स डिजीज हो जाती है, जिसमें बच्चों की हड्डियां मुलायम हो जाती हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस यानी बड़ों में हड्डियों का कमजोर होना इसके प्रमुख लक्षण है। विटामिन ई को टोकोफेरॉल बोलते हैं, एनीमिया डिजीज ई से हो सकती है, प्रजनन संबंधित समस्याएं आ सकती है। विटामिन के को फिलोक्विनोन कहते हैं, रक्त का थक्का नहीं बनता है इसमें। अगला सवाल नंबर देखते हैं, क्षैतिज रूप से स्थित क्षण चुंबक के क्षेत्र में उदासीन बिंदु कौन सा होता है? उदासीन बिंदु वह होगा जहां पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। तो क्षैतिज रूप से स्थित क्षण चुंबक में ध्रुवों के मध्य आपको उदासीन बिंदु देखने को मिलेगा, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल शून्य एक तरीके से नहीं होगा। एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास और दूसरा दक्षिण ध्रुव के पास में ये आपको उदासीन बिंदु देखने को मिलता है। अब क्षण चुंबक की बात आई है बार मैग्नेट की, तो बार मैग्नेट की कुछ अपन विशेषताएं देख लेते हैं। तो क्षण चुंबक को जब अपन स्वतंत्र रूप से छोड़ेंगे तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, ये चीज़ क्लियर है। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिण है। चाहे चुंबक को आप बीच में से कट कर देंगे, ऐसा नहीं कि ध्रुव अलग हो जाएंगे, तो यहाँ पर दूसरा उत्तरी और दक्षिण ध्रुव बन जाएगा। ठीक है, चुंबक की क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्षण चुंबक की बात करें तो ये जो नॉर्थ और साउथ पोल है, इसमें दो बल रेखाएं निकलती है। चुंबक की बल रेखाएं हैं, इनकी डायरेक्शन उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है, बाहर की साइड में। अंदर की साइड में फिर वो दक्षिण से उत्तर की तरफ इस टाइप से लूप बनाती है। और चुंबक की क्षेत्र रेखाएं कभी भी आपस में काटती नहीं है, काटेगी तो दो डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, इसलिए काटती नहीं है। और चुंबक की क्षेत्र रेखाएं, जो चुंबक की क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रबल होता है ध्रुवों के पास में, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा होती है चुंबक की क्षेत्र रेखाएं, इधर से भी निकलती है, तो ध्रुवों के साथ पास में ज़्यादा प्रबल होता है चुंबकीय क्षेत्र। और अगला फैक्ट जानते हैं अपन, मंड का पता लगाने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? मंड यानी स्टार्च, जो पेड़ पौधों में एक तरीके से स्टोर रहती है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में ऊर्जा का भंडारण होता है पौधों में विशेषकर, तो उसका परीक्षण करना है कि कौन से खाद्य पदार्थ में ये मंड है। इस हेतु एक आयोडीन का परीक्षण आता है कि उस खाद्य पदार्थ में यदि आयोडीन का विलयन, जैसे पानी में थोड़ा आयोडीन का विलयन बनाकर उस खाद्य पदार्थ में आप बूंद के रूप में गिराएंगे ना, तो उस खाद्य पदार्थ का कलर यदि नीला हो जाता है, मतलब उसमें मंड है। इसी टाइप से प्रोटीन का परीक्षण किया जाता है, जैसे कि ब्यूरेट विलिन में डालेंगे, प्रोटीन के जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें ब्यूरेट विलिन डालेंगे तो प्रोटीन मौजूद हुआ तो उसका कलर बैंगनी हो जाएगा। प्रोटीन परीक्षण के लिए कुछ और भी मेथड है, इसमें निनहाइड्रीन भी डालकर टेस्ट किया जाता है, नीला कलर हुआ तो प्रोटीन है। तो मंड, आलू में मंड उपस्थिति का पता करने के लिए आयोडीन का, और दूध में प्रोटीन की उपस्थिति का पता करने के लिए ब्यूरेट परीक्षण प्रचलित है। नेक्स्ट अपना है लैक्टिटॉल। तो लैक्टिटॉल निम्न में से किसके हाइड्रोजनीकरण के द्वारा प्राप्त होता है? हाइड्रोजनीकरण यानी उसमें हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही है। तो लैक्टिटॉल, ये लैक्टोज जो दूध में पाया जाता है ना शर्करा, वो लैक्टोज है। तो लैक्टोज का जब आप हाइड्रोजनीकरण करेंगे, इस प्रक्रिया के माध्यम से अपन को मिलेगा लैक्टिटॉल। हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में लैक्टोज को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कराई जाती है, जिससे लैक्टोज के ग्लूकोज और गैलेक्टोज, आपको पता होना चाहिए लैक्टोज किससे मिलकर बना है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो इस ग्लूकोज और गैलेक्टोज के हिस्सों पर हाइड्रोजन के अणु जोड़ते हैं तो वो लैक्टिटोल के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये लैक्टिटोल का उपयोग एक स्वीटनर के रूप में किया जाता है मीठापन के लिए, खासकर उन खाद्य पदार्थों में जो शुगर फ्री या कम कैलोरी के होते हैं, उसमें इस लैक्टिटोल का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ शर्करा की बात कर लेते हैं, उसके सूत्र की बात कर लेते हैं। ये शर्करा किन से मिलकर बनी है? ग्लूकोज को आपको पता है ये मोनोसेकेराइड है, ये केवल C6H12O6 इसका फॉर्मूला है ग्लूकोज का। फ्रक्टोज भी मोनोसेकेराइड है, C6H12O6 है। गैलेक्टोज C6H12O6, ये तीन ही मोनोसेकेराइड है। डाइसेकेराइड आप देखेंगे सुक्रोज में
जैसे कि एक ग्लूकोज होता है, एक फ्रक्टोज होता है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को आप मिला दीजिएगा तो वहाँ पर आपको सुक्रोज बनेगा, जिसमें सूत्र है C12H22O11। इसमें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज है, इसमें भी C12H22O11 फॉर्मूला है। माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी माल्टोज में ग्लूकोज के 2 अणु होंगे, C12H22O11, इसमें भी फॉर्मूला है। आगे सवाल आएगा माल्टोज में ग्लूकोज कौन सा सेक्राइड होता है, तो वो ग्लूकोज होता है। माल्टोज में ग्लूकोज के 2 अणु हो जाएंगे। लैक्टोज में ग्लूकोज और गैलेक्टोज है। सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। तो ये सभी कार्बोहाइड्रेट के सरल रूप हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज हैं। और सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज हैं, ये डाइसेकेराइड हैं। तो 2 एकल शर्करा मोनोसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। तो सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज है। माल्टोज किससे मिलता है? विशेषकर जो अनाज है ना, उनसे अपन को माल्टोज मिलता है। लैक्टोज दूध, जो डेयरी प्रोडक्ट है। सुक्रोज जो फ्रक्टोज है, फ्रूट से मिलती हैं। ग्लूकोज है जो शुगर, टेबल शुगर है, उसमें देखने को मिल रहा है। गन्ना और चुकंदर से प्राप्त होता है ये। नेक्स्ट अपन देखते हैं, कौन सी गैस बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? बायोगैस में लगभग 70% तक माना जाता है, 50 से 70% बायोगैस में मिथेन होती है। मिथेन के बाद सेकंड जो हाईएस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड है। मिथेन और CO2। अब कुछ मात्रा में इसमें हाइड्रोजन हो सकती है, इसमें नाइट्रोजन हो सकती है, इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकती है। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं अपन को, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड। बायोगैस क्या होती है? इसमें जैविक पदार्थ जैसे गोबर, पौधों का अवशेष है, इनका किण्वन किया जाता है और इसमें सूक्ष्म जीव किण्वन के द्वारा इनका अपघटन करके ये सभी गैसें बनती हैं जो फ्यूल के रूप में काम आया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा एस ब्लॉक का तत्व है? एस ब्लॉक तत्व एक चांदी के समान सफ़ेद धातु है, चांदी के समान सफ़ेद। और इसका उपयोग जाइरोस्कोप, जाइरोस्कोप क्या होता है? तो जाइरोस्कोप एक ऐसा उपकरण है जो कोणीय वेग को मापता है। तो जाइरोस्कोप कमानी, विद्युत संपर्क, स्पॉट वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड और गैर स्पार्किंग उपकरण बनाने के लिए तांबे या निकल की मिश्र धातु में किया जाता है। तांबे निकल के साथ में मिलकर ये एलिमेंट एक मिश्र धातु बनाता है, जिसका उपयोग वेल्डिंग में किया जा सकता है, जाइरोस्कोप में किया जा सकता है। तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, सिल्वर जैसा दिखता है, सफ़ेद, बेरिलियम इसका नाम है। नेक्स्ट है, 4f कक्षक में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्याएं कौन सी है? तो 4 क्वांटम संख्या आपको पता है, मुख्य क्वांटम संख्या, उसके बाद यहाँ पर ऑर्बिटल क्वांटम संख्या है या फिर एजीमुथल क्वांटम संख्या, फिर आप देखते हो मैग्नेटिक चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथी आपकी स्पिन क्वांटम संख्या। तो ये चारों ही क्वांटम संख्या आपको बतानी है, मैग्नेटिक, स्पिन और जो ऑर्बिटल है या फिर एजीमुथल, और फिर यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये 4f कक्षक में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के लिए आपको बतानी है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ बताता हूँ क्वांटम संख्या कैसे निकालते हैं। इसमें SPDF ये 4 कक्षकों की बात करें तो मुख्य क्वांटम संख्या आपके ये कक्षक की मुख्य क्वांटम संख्या जिसे आप n से डिनोट करते हो, ये कक्षक के आकार और ऊर्जा स्तर को निर्धारित करती है। n का मान हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक होगा। मुख्य क्वांटम संख्या या तो 1 होगी या 2, 3, 4 है, वो यही होगी। तो n कौन सा कक्षक है? 4f है, तो 4 यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या, n बराबर 4। सेकेंड अपन बात करें, ये जो क्वांटम संख्या है एजीमुथल या कक्ष के ऑर्बिटल क्वांटम संख्या, इसे आप L से डिनोट करते हो, ये कक्षक के आकार को निर्धारित करती है और L का मान 0 से लेकर n-1 तक हो सकता है। कैसे? L का मान मैं बता रहा हूँ 0 से लेकर, यानी एक कम चलती है, L हमेशा एक कम n-1 तक चलती है। जैसे 4f है ना, तो L का मान यहाँ पर 3 रहेगा, एक कम होगा, ठीक है। कम क्यों रहेगा? F चौथे नंबर पर है, SPDF। S के लिए L बराबर 0, P के लिए L बराबर 1, T के लिए L बराबर 2, F के लिए L बराबर 3। मेन चीज़ यही है आपका, एक तो n के बाद L। n तो आपका मुख्य क्वांटम संख्या है, जो कौन सा कक्षक है, 4f है तो 4 हो जाएगी। जो भी दे रखा, 3f दे रखा है, 2s दे रखा, क्या दे रखा, 2s है, तो 2 इसका n हो जाएगा मुख्य क्वांटम संख्या। उसके बाद जो एजीमुथल या फिर कक्षीय क्वांटम संख्या, ऑर्बिटल क्वांटम संख्या है, l बराबर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी s के लिए। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट यहाँ पर जो मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या है, इसकी बात करें, चुंबकीय क्वांटम संख्या है, इसका मान -L से +L होता है, ठीक है। और चक्रण क्वांटम संख्या है, जो स्पिन वाली होती है, वो +12 से -12, यही 2 चीज़ें होती हैं। बाकी आपको मुख्य रूप से दोनों बता दिए। तो इसमें आप देखेंगे 4f में n बराबर 4 है, f है तो l बराबर 3 एक कम है, और m का मान +L से -L,
एस का मान प्लस हाफ से माइनस हाफ है, ये चार चीज़ आपको देखने को मिल रही है। यही सवाल है। अगला सवाल देखते हैं अपन। एनहाइड्राइट की जल योजन अभिक्रिया के दौरान कौन सा उत्पाद बनता है? एनहाइड्राइट की अपन को जल योजन यानी जल से रिएक्शन करानी है। एनहाइड्रेट क्या होता है? ये कैल्शियम सल्फेट का एक निर्जल यानी बिना जल रूप है। जैसे इसका फॉर्मूले की बात करें तो कैल्शियम सल्फेट को आप एनहाइड्रेट बोलेंगे, बिना जल का कैल्शियम सल्फेट। अब यदि यही कैल्शियम सल्फेट में दो जल के अणु हो तो ये जिप्सम हो जाएगा। तो अभिक्रिया जब एनहाइड्रेट को, एनहाइड्रेट यानी कैल्शियम सल्फेट, इसको पानी के संपर्क में लाएंगे, जल के संपर्क में लाएंगे तो दो जल के अणु आ गए तो जिप्सम बन जाएगा। ठीक है, जिप्सम का उपयोग फिर निर्माण सामग्री कृषि में किया जाता है। तो एनहाइड्रेट का उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है, ड्रायर के रूप में होता है। ये चीज़ है एनहाइड्रेट यानी कैल्शियम सल्फेट है बिना जल का। अगला सवाल है कौन सा रोग एक संक्रमित मादा फ्लेबोटोमाइन बालू एचआरए, तो फ्लेबोटोमाइन बालू एचआरए के काटने से फैलता ये रोग, जिसमें अनियमित ज्वर, यानी ऐसा है कि 10 दिन बुखार आया, फिर 5 दिन नहीं आएगा, 10 दिन दोबारा आ जाएगा, वजन कम होगा, अपना जो पिलिया है, स्प्लीन और लीवर है, इसके आकार में वृद्धि होगी। ये चीज़ें जब दिखाई देती है तो वो रोग कौन सा है? वो है लिश्मानिया, कालाजार रोग है। तो इसे आप कालाजार उन्मूलन, ये जो रोग है इसे बोला जाता है विषाणु लिस्मेनियासिस या कालाजार रोग है। ये एक परजीवी के कारण होता है, परजीवी का रोग है कालाजार, ध्यान देना, परजीवी प्रोटोजोआ के कारण होने वाला कालाजार एक गंभीर संक्रमण है जो संक्रमित मादा प्लेबोटामाइन बालू मक्खी के काटने से होता है। ये परजीवी मुख्य रूप से पीलिया, यकृत और अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर। आणविक सूत्र है C3H4O। C3H4O वाले उस रासायनिक यौगिक का नाम क्या है जिसका उपयोग मुख्यतः एक्रेलिक अम्ल और एक्रिलेट एस्टर के उत्पादन में किया जाता है? तो ये जो आणविक सूत्र है एक्रोलीन का है। एक्रोलीन एक असंतृप्त एल्डिहाइड है। इसकी संरचना में एक कार्बोनिल समूह, ये C डबल बॉन्ड O रहेगा, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर रहेगी, तो C3H4O है एक्रोलीन। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लाइकोजन की एकलक इकाई क्या है? ग्लाइकोजन में ग्लूकोज हो जाएगी एकलक इकाई। अब सारी शर्करा की मैं एकलक इकाई आपको इसी के साथ बता देता हूँ। ग्लूकोज की बात करें तो एक मोनोसेकेराइड है C12H12O6, सॉरी C6H12O6, क्या बोल रहा हूँ। फ्रुक्टोज भी C6H12O6 है, गैलेक्टोज भी, ये तीनों ही मोनोसेकेराइड हैं। और ये जैसे कि ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, फ्रुक्टोज अपन को फलों से मिलती है, गैलेक्टोज दूध से मिलती है, सुक्रोज में एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज है, लैक्टोज आपको बताया ग्लूकोज और गैलेक्टोज है, माल्टोज में 2 ग्लूकोज है। अब स्टार्च की बात करें, इसका क्या फॉर्मूला है? स्टार्च है जैसे इसमें C12H22O11 है, स्टार्च में C6H10O5 और फिर N है C6H10O5N, एक पॉलीसेकेराइड कई ग्लूकोज इकाइयों से बना है। पौधों में ग्लूकोज का भंडारण रहता है वो स्टार्च के फॉर्म में, तो स्टार्च में बहुत सारी ग्लूकोज की इकाइयाँ, N यूनिट है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज C6H12O6 है ना, तो इसमें C6H10O5, 2 और 1 इसमें कम किया और फिर N लगाया क्योंकि कनेक्ट हो रही है ना। तो ये एक तरीके से स्टार्च है। स्टार्च में भी ग्लूकोज है। ग्लाइकोजन में क्या है? ग्लाइकोजन में भी ग्लूकोज की इकाई है, इसमें भी C6H10O5। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन और सेलुलोज, इनका फॉर्मूला एक ही है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज का फॉर्मूला एक ही है। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज का फॉर्मूला एक ही है। और ये जो स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज है, ये तीनों ही ग्लूकोज की यूनिट से मिलकर बनी है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। समुद्री जल में कौन सा खनिज लवण प्रमुख मात्रा में घुला होता है? समुद्री जल में NaCl, सोडियम क्लोराइड। कौन सा कथन क्रिस्टलीय ठोसों की विशेषताओं का सबसे अच्छा वर्णन करता है? क्रिस्टलीय ठोस होंगे ना, उसको गर्म करेंगे तो अचानक ठोस से वो द्रव में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब क्रिस्टलीय ठोस की कुछ विशेषता यहाँ पर आप देख सकते हो। नियमित आंतरिक संरचना होगी उनकी, यानी क्रिस्टलीय ठोस में अणु, आयन या परमाणु की एक नियमित आवर्ती संरचना जो रिपीट होगी, जिसे क्रिस्टल ग्रिड या क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है, एक त्रिआयामी संरचना बनाएगा। विशिष्ट उनका गलनांक होगा क्रिस्टलीय ठोसों का। जब इन ठोसों को गर्म किया जाता है तो एक निश्चित तापमान पर ये पिघलते हैं, क्योंकि इनकी आंतरिक संरचना की स्थिरता एक निर्धारित तापमान पर टूट जाती है। और उसमें दिशा निर्देशी गुण भी होता है क्रिस्टलीय ठोसों में। मतलब ये हुआ जैसे कि विद्युत चालकता, तापीय चालकता, यांत्रिक गुण है, ये दिशा निर्देशी गुण इसमें रहते हैं, अलग अलग दिशा में अलग अलग होते हैं। आंतरिक असमानता, क्रिस्टलीय ठोसों में असमानताएं हो सकती है, जैसे कि बिंदु दोष, रेखीय दोष, सतह दोष है, वो भी ध्वनि और प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करेंगे। उसमें आपके क्रिस्टलीय ठोस में सोडियम क्लोराइड है, क्वार्ट्ज है, जो क्रिस्टलीय ठोस है। कौन सा CH3OS के एक मोल में परमाणु की संख्या को सही दर्शाता है? तो ये कल ही आपको डिस्कस किया था परमाणु और अणु में। यहाँ पर सवाल टीसीएस ने पूछा है कि CH3OH के एक मोल में परमाणु,
अब 1 मोल में परमाणु, आप कहेंगे CH3OH है क्या? ये तो पूरा एक अणु है, इसमें आपको परमाणु की संख्या पूछी है। अब डायरेक्टली आप परमाणु कहेंगे तो इसमें कितने परमाणु, एक कार्बन का 3, 3 एक 4, 4 एक 5 और 6 परमाणु आप कहेंगे। ये तो 6 परमाणु CH3OH में, लेकिन इसके 1 मोल में कितने परमाणु, केवल CH3OH में तो 6 परमाणु, लेकिन जब इसके 1 मोल ले लेंगे तब कितने परमाणु। 1 मोल का मतलब होता है उसमें कोई भी संख्या होती है 6.022 गुणा 10 की घात 23। 1 मोल में ये नंबर होता है, कोई भी 1 मोल, चाहे केले ले लो, सेब ले लो, 1 मोल का मतलब है इतनी चीज़ें आपको लेनी है। तो 1 मोल लिया है तो ये इतनी चीज़ें हैं, लेकिन 1 मोल में इतनी चीज़ें हैं तो आप कहेंगे क्या इतने परमाणु इसमें, नहीं, 6 तो ये है ना, तो इसका 6 से गुणा करेंगे, ये 6 मोल यहाँ पर भी आएगा ना, ये टोटल 6 मोल, क्योंकि 6 परमाणु है तो 6 मोल परमाणु हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका 6 से गुणा करेंगे तो ये चीज़ निकल के आएगी 6 6 36, यानी 3.6 गुणा 10 की घात 24, क्योंकि 6 और 6 36 हो जाएगा ना, तो ये 36 पॉइंट कुछ आएगा गुणा 10 की घात 23 है, तो पॉइंट एक इधर कर दिया और 10 की घात मैंने 24 कर दिया। ठीक है, 3.6 गुणा 10 की घात 24। 1860 के दशक में किसने कार्बन डाइऑक्साइड में दाब, ताप और आयतन के संबंधों को व्यक्त करने वाले गैसीय नियम की गहन जांच की थी? 1860 में दाब, ताप और आयतन के आधार पर गैसीय नियमों की जांच की थी एंडस ने, थॉमस एंडस ने। अब गैसीय नियमों की बात हो ही रही है तो देख लो सभी, बॉयल का नियम क्या कहता है? बॉयल स्थिर रखना, बॉयल यानी तापमान, किसी निश्चित तापमान पर तापमान स्थिर रख दिया। अब तापमान स्थिर है, गैस का आयतन उसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी दबाव बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा क्या? नहीं, घटेगा। गैस पर दबाव बढ़ाएंगे तो आयतन कम होगा ना। एक आपने बर्तन लिया है, इस पर दबाव बढ़ा रहे हैं तो गैस का आयतन तो सिकुड़ेगा ना, कम होगा ना, तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो गए दोनों। बॉयल का नियम यही कहता है। चार्ल्स का नियम क्या कहता है? चार्ल्स कहता है किसी निश्चित दाब पर, दाब यदि फिक्स कर दिया चार्ल्स ने, तो गैस का आयतन उसके तापमान के समानुपाती होता है, यानी तापमान बढ़ा तो आयतन बढ़ जाएगा, क्योंकि अणु दूर दूर होंगे तो आयतन तो बढ़ेगा। ये चार्ल्स का नियम है। गैलुसाक क्या कहता है? गैलुसाक कहता है जब आयतन स्थिर हो जाए तो गैस का दबाव तापमान के समानुपाती होगा है। तापमान बढ़ेगा, दबाव भी बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो दीवारों पर दबाव गैस का बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो जब आयतन स्थिर होता है तो गैस का दबाव और तापमान आपस में समानुपाती होते हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे दबाव बढ़ता है, ये गैलुसाक कहता है। आदर्श गैस समीकरण क्या है? PV बराबर nRT। इसमें पूछा जाता है R जो गैस स्थिरांक, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू यहाँ देखो 8.314 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन, ये चीज़ देखने को मिलती है। अवोगाद्रो का नियम कहता है कि समान तापमान और दबाव पर समान आयतन में समान संख्या में अणु होते हैं। 2 गैस ले ली, उसका तापमान दोनों को समान रखा, दबाव समान रखा और आयतन समान रखा, तो नंबर ऑफ अणु भी उसमें समान होंगे। और मोल बढ़ा दिया तो आयतन भी बढ़ेगा। मोल का मतलब उसमें नंबर ऑफ अणु या परमाणु बढ़ रही है। कौन सी सीधी श्रृंखला एल्केन है जिसमें 12 कार्बन परमाणु होते हैं? एल्केन में 12 कार्बन परमाणु होते हैं डोडेकेन के, और एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2। तो यहाँ पर डोडेकॉन में 12 होता है ना, C12, H कितना है 2n+2, यानी 12 का 2 गुणा 24 और 2 26 है। C12H26 जो एल्केन स्ट्रक्चर डोडेकेन की है, ये डोडेकेन का उपयोग मिट्टी के तेल और कुछ जेट ईंधन अनुसंधान और रबर और कागज उद्योग में किया जाता है। अब आप कहेंगे पूरी स्ट्रक्चर बता दो 20 तक, कार्बन की पूरी एल्केन सीरीज आपको 20 तक बताता हूँ। CnH2n, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्केन का CnH2n+2 है। नेक्स्ट यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, ये एल्कीन का है। ठीक है, तो एल्कीन में एथीन, भाई 2 कार्बन है, एथीन, 3 है तो प्रोपीन, 4 है तो ब्यूटीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन, डेकिन, अनडेकिन। ठीक है, उसमें डोडेकिन, डोडेकिन होता है 12, तो एन में डोडेकेन कहेंगे, और ट्राइडेकेन कहेंगे 13 में, और टेट्राडेकेन कहेंगे 14 में, पेंटाडेकिन है, ये डेकिन है, और डेकेन कहेंगे 15 में, पेंटा, हेक्सा आपका 16 है, हेप्टा 17 है, ओक्टा 18 है, नोना 19 है, और इकोसैन ये आपका 20 है। ठीक है, नेक्स्ट अपना एकल कोशिका या कणों का तेजी से विश्लेषण करने के लिए किस कोशिका विश्लेषण तकनीक का उपयोग किया जाता है? जब वे उभय प्रतिरोधित लवण आधारित विलयन में निलंबित होने पर एकल या एकाधिक लेजरों के माध्यम से प्रभावित होते हैं। बात हो रही है फ्लो साइटोमेट्री,
प्रवाह कोशिका भित्ति। तो फ्लो साइटोमेट्री क्या होता है? एक ऐसी कोशिका विश्लेषण तकनीक है जिसका उपयोग एकल कोशिका या कणों का तेजी से विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। कोई एकल कोशिका है, एक कोशिका का आपको एनालिसिस किया जाना है, विश्लेषण किया जाना है, तो जो टेक्नोलॉजी काम में ली जाएगी उसे कहेंगे फ्लो साइटोमेट्री। और इस तकनीक में कोशिकाओं या कणों को एक लवण आधारित विलयन में निलंबित किया जाता है। एक कोशिका है, उसको एक लवण है, लवण वाला विलयन NaCl का जलीय विलयन उसमें डाल दिया, फिर उन्हें एक संकीर्ण प्रवाह पथ के माध्यम से ले जाया जाता है। एक बहुत छोटा सा प्रवाह पथ के माध्यम से गुजारेंगे, जहाँ से ये एकल या एकाधिक लेजरों के संपर्क में आएगी एकल कोशिका, वहाँ पर लेजर पड़ेगी और लेजर प्रकाश से टकराने पर कोशिकाओं से उत्पन्न जो फ्लोरोसेंस संकेत को रिकॉर्ड किया जाएगा, लेजर प्रकाश के साथ कैसे रिएक्शन कर रही है। और फ्लो साइटोमेट्री का उपयोग अक्सर न्यूरोलॉजी, कैंसर अनुसंधान और अन्य जैविक अनुसंधानों में किया जाता है, जहाँ बड़ी कोश संख्या में कोशिकाओं को विश्लेषण तेजी से और सटीकता से किया जा सकता है एक कोशिका को लेकर। तो ये चीज़ आपको पूछा है कि ये क्या कहलाता है? फ्लो साइटोमेट्री कहलाते हैं, जो लवण में एक कोशिका को निलंबित करके फिर एक लेजर के माध्यम से उसे देखा जाता है फ्लो साइटोमेट्री में। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस हेतु आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला। प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश की कणीय प्रकृति, पार्टिकल नेचर को दर्शाया जाता है। प्रकाश कण के रूप में, तरंग है, कण है। इस प्रभाव में जब प्रकाश की किरणें किसी धातु की सतह पर पड़ती हैं, कोई भी धातु पर प्रकाश की किरणें पड़ी तो उस धातु से इलेक्ट्रॉन है वो उत्सर्जित होगा। और इस घटना को समझने के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने सिद्धांत प्रस्तुत किया और प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे कणों को उन्होंने फोटॉन्स कहा है, उस रूप में ये कार्य करते हैं प्रकाश के कण। और प्रकाश विद्युत प्रभाव से ये स्पष्ट होता है कि प्रकाश में केवल तरंग गुण ही नहीं होते, बाकी कण जैसी विशेषताएं भी उसमें देखने को मिलती हैं। और यहीं से जो ड्यूअल नेचर प्रकाश का देखने को मिला था द्वैत प्रकृति क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। जल की कठोरता को किस में मापा जाता है? ppm, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन ppm में जल की कठोरता। कठोरता यानी जल कितना मीठा या खारा, कितना फ्रेश है, कितना साल्टी, कैसा है जल। जल की कठोरता, जल ज़्यादा यदि खारापन ज़्यादा हुआ जल में तो कठोरता है वो। तो जल की कठोरता का कारण क्या है? कि उसमें दो प्रमुख खनिज कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन ज़्यादा हैं। तो उन आयनों की सांद्रता ज्ञात की जाती है ppm में। आयन ज़्यादा है तभी कठोरता है। जल की दो टाइप की कठोरता है, एक अस्थायी कठोरता होती है, एक स्थायी कठोरता होती है। आपको बता दूं जो कठोर जल है ना उसमें साबुन नहीं घुलता है, साबुन का झाग कम बनता है। अस्थायी कठोरता है, ये होता है बाइकार्बोनेट आयन। जल में यदि बाइकार्बोनेट आयन है तो कुछ समय के लिए कठोरता है, इसे उबाल कर हटाया जा सकता है। जल की कठोरता है, गर्म करेंगे तो कठोरता हट सकती है यदि अस्थायी है, इसमें बाइकार्बोनेट आयन है। सवाल पूछ लें कि जल की अस्थायी कठोरता इसमें कौन से आयनों के कारण होती है, तो आप कहेंगे बाइकार्बोनेट है। और स्थायी कठोरता, स्थायी उसमें सल्फेट और क्लोराइड आयन है, सल्फेट और क्लोराइड स्थायी कर देते हैं। एशिया का एक बड़ा सदाबहार पेड़, बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है जिसके तने वायवीय जड़ों के समान होते हैं? तो तनों से भी जड़ें निकलती है, आपको पता ही होगा बरगद में। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फिकस बेंगालेंसिस। फिकस बेंगालेंसिस, ये है बरगद का वैज्ञानिक नाम, बरगद फिकस बेंगालेंसिस। ये नाम याद रखने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एशिया का सबसे बड़ा सदाबहार पेड़ है और तने से वायवीय जड़ें निकलती हैं, धीरे धीरे ये ज़मीन में पहुंचकर तने का रूप ले लेती है। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख पेड़ पौधों के मैं आपको वैज्ञानिक नाम बताता हूँ, कुछ औषधियों के वैज्ञानिक नाम बताता हूँ। नीम को क्या कहा जाता है? नीम को एजाडिर्टा इंडिका कहते हैं, एजाडिर्टा इंडिका नीम का। पीपल का फिकस रेलिगियोसा, आम का मैग्नीफेरा इंडिका, सागौन का टेक्टोना ग्रैंडिस, चंदन जो सैंडलवुड है वो है सेंटलम एल्बम में, चंदन अपनी एल्बम में। अशोक का पेड़ है वो सारा का अशोका। देवदार को पेड़ को कहा जाता है सीड्रस देवडारा। गुलमोहर है तो डेलोनिक्स रेजिया। जामुन को कहा जाता है सीजियम क्यूमिनी। अर्जुन को कहा जाता है ट्रेमिनेलिया अर्जुना। खजूर को कहा जाता है फोनिक्स डैक्टिलिफेरा। अमलतास को केसिया फिस्टुला। बबूल को एकेसिया निलोटिका। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ अपन औषधीय पौधे लेते हैं, उनके वैज्ञानिक नाम। जैसे हरड़ एक औषधीय पौधा है, इसे ट्रमिनेलिया च्यूबुला कहते हैं। तुलसी को कहा जाता है ओशिमम टेन्यूफ्लोरम। आंवला को कहा जाता है जो इंडियन गुजबेरी है, ये है फाइलेंथस एम्ब्लिका। अश्वगंधा ये है विटानिया सोमिनिफेरा, विटानिया सोमिनिफेरा। गिलोय तिनोस्परा कॉर्डिफोलिया। सर्पगंधा ये राउवोल्फिया सर्पेंटिना। हल्दी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, करक्यूमिन होता है हल्दी में, तो ये करक्यूमा लॉन्गा हो जाएगी। अरंडी कैस्टर है ना, ये रिसिनस और कम्युनिस। ब्राही जो मस्तिष्क के लिए अच्छी रहती है, अपनी मेमोरी के लिए,
ये है बेकोपा मोनिरी, शतावरी है अस्प्रारेगस रेसमोसस, अर्जुन है ट्रेमिनेलिया अर्जुना, विजयसार सोनपाठा, ये सभी इंपॉर्टेंट है औषधीय नाम। एसिल हैलाइड यौगिकों के आयुपेशीन समूह का पूर्व लगन क्या है? एसिल हैलाइड जो यौगिक हैं इनका पूर्व लगन है हेलोकार्बोनिल। एसिल हैलाइड यौगिकों में आयुपेशी समूह का पूर्व लगन हेलोकार्बोनिल है। हेलोकार्बोनिल ये जो पूर्व लगन दर्शाता है इसमें कार्बोनिल समूह है, ये सी डबल बॉन्ड हो कार्बोनिल है, ठीक है। एक हैलोजन परमाणु है इसमें, एक कार्बोनिल समूह है और उसके साथ कनेक्ट है हैलोजन परमाणु। उदाहरण की बात करें CH3, ये एक एल्किल, और फिर यहाँ पर ये कार्बोनिल है, उससे कनेक्ट है एल्कोहल जो आपका हैलोजन परमाणु है Cl, उससे हैलोजन परमाणु, एल्कोहल नहीं हैलोजन कनेक्ट है, तो ये कार्बोनिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हेलो कार्बोनिल, हैलोजन और कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल, ठीक है। CH3CO Cl है, और यहाँ से और आपको ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगी, संरचना हो जाएगी। बाकी क्रियात्मक समूह का कुछ आपको बता दूँ, ये हाइड्रोक्सिल OH है, जैसे हाइड्रोक्सी कहेंगे आप, IUPAC पूर्व लगन। कार्बोनिल है ऑक्सो कहेंगे पूर्व लगन में, कार्बोक्सिल है कार्बोक्सी कहेंगे, एमिनो है ये CH3 CH2 NH2, नाइट्रो में ये कुछ उदाहरण है साथ में, ठीक है। नाइट्रो मेथेन NO2 आ जाएगा। हेलो में ये क्लोरोफ्लोरोब्रोमो आयोडो, और एल्कोक्सी, एल्कोक्सी में जहाँ R एक एल्किल समूह है जैसे मेथॉक्सी, ठीक है। थियो, ये C डबल बॉन्ड S, मेथाने, इसमें थियो में थियो लगता है, ठीक है। मेथानेथाइयोल, थियोल CH3SH, नाइट्रिल में CN हो जाएगा, साइनो लगता है इसमें, एथेन नाइट्रिल हो जाएगा, ठीक है। एस्टर में कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल का संयोग होता है। एमाइड में कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया। एनहाइड्रेट में 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल अणुओं का संयोग होता है। मानव शरीर में अत्यधिक मात्रा में कैडमियम की उपस्थिति के कारण कौन सा रोग होता है? कैडमियम की उपस्थिति के कारण इटाई रोग हो जाता है। इटाई रोग एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, ये नाम आया है जापान से। जापान में कैडमियम प्रदूषण के कारण ये इटाई रोग हो जाएगा। इस रोग में हड्डियों में दर्द, कमजोरी और हड्डियों का टूटना, किडनी की समस्याएं हैं, हड्डियां हैं, किडनी है, मूत्र संबंधी विकार आ जाएंगे। इटाई तो इटाई में कैडमियम की कुटाई हो रही है, कैडमियम बहुत ज़्यादा हो गया। सोडियम की अधिकता से, अपने शरीर में सोडियम ज़्यादा हो गया तो हाइपरटेंशन हो जाएगा, यानी अपनी BP बढ़ जाएगी। ज़्यादा सोडियम के कारण कहते हैं नमक ज़्यादा खाओगे तो BP बढ़ जाएगी। नमक में क्या है? NaCl, सोडियम ज़्यादा है। सोडियम ज़्यादा है तो हाइपरटेंशन होनी है, BP बढ़ जानी है। BP बढ़ी तो हार्ट में प्रॉब्लम आ जाएगी। पोटेशियम ज़्यादा हो गया तो हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। पोटेशियम के कारण अपने शरीर में कैल्शियम एक तरीके से मात्रा बढ़ जाएगी, दिल की धड़कन की समस्या। आयरन की अधिकता से अपन को हेमोक्रोमेटोसिस हो जाएगा, लीवर डैमेज हो सकता है। कैल्शियम की अधिकता से हाइपरकैल्सीमिया, और ये हाइपरकैलेमिया है, ठीक है। पोटेशियम में हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैल्सीमिया, ये हाइपरकैलेमिया और हाइपरकैल्सीमिया दोनों अलग अलग, यहाँ से मैं भी कंफ्यूज हो गया। हाइपरकैलेमिया है पोटेशियम की अधिकता से, और हाइपरकैल्सीमिया है, कैल्सीमिया में तो सीधा आ रहा नाम, ठीक है। कैल्शियम ज़्यादा है तो अपने किडनी स्टोन वगैरह बन सकता है, पथरी बन सकती है। फास्फोरस की अधिकता से हड्डियों का कमजोर हो जाना। हाइपोथायराइडिज्म, आपके ज़्यादा हाइपोथायराइडिज्म यानी अपनी थायराइड ग्रंथि है वो T3 या फिर T4 हार्मोन ज़्यादा स्रावित करती है, किडनी फेलियर हो सकती है। तांबा की अधिकता से रोग होता है विल्सन रोग। कॉपर की अधिकता से विल्सन डिजीज हो जाती है, ध्यान रखना विल्सन डिजीज का कारण तांबा की अधिकता है। अब एक सवाल पूछा हुआ बहुत बार एग्जाम में, मीना माता रोग किस एलिमेंट की अधिकता के कारण होता है? तो मीना माता पारा की विषाक्तता है, पारा ज़्यादा हो गया, Hg ज़्यादा हो गया, उस केस में ये मीना माता डिजीज अपने न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें मिथाइल मर्करी या फिर मिथाइल का पारा जो है उसके अत्यधिक सेवन के कारण होता है। ये रोग भी जापान की मिनामाता नामक स्थान पर 1950 के दशक में पाया गया था। वहाँ पर समुद्र में ये मिथाइल मर्करी एक तरीके से उत्सर्जित किया गया केमिकल, उस मछलियों ने खा लिया, और मछलियों को जब लोगों ने खाया तो ये विषाक्तता लोगों में फैल गई। प्रकाश संचरण के लिए आवश्यक सैद्धांतिक पदार्थ प्रकाशवाही ईथर के माध्यम से पृथ्वी की गति का पता लगाने के लिए किस प्रयोग की रूपरेखा तैयार की गई थी? कैसे कैसे सवाल है भाई। ये रूपरेखा है माइकलसन और मोरले प्रयोग। प्रकाश संचरण के लिए आवश्यक सैद्धांतिक पदार्थ प्रकाशवाही ईथर के माध्यम से पृथ्वी की गति का पता लगाने के लिए जो प्रयोग किया गया था ना, वो माइकलसन और मोरले प्रयोग किया गया था। प्रकाशवाही ईथर के माध्यम से पृथ्वी की गति का पता लगाने के लिए माइकलसन मोरले प्रयोग की रूपरेखा तैयार की गई थी। ये प्रयोग 1887 में अल्बर्ट माइकलसन और एडवर्ड डी मोरली द्वारा किया गया, इसलिए इसका नाम है माइकलसन
मोरले प्रयोग। उस समय तक क्या मान्यता थी कि पृथ्वी की गति को प्रकाश व ईथर के सापेक्ष मापा जा सकता है। जो ईथर है ना, उसके सापेक्ष अपन पृथ्वी की गति को माप सकते हैं और प्रकाश की गति पृथ्वी की गति के कारण ईथर से भिन्न होनी चाहिए, लेकिन ये बाद में सिद्धांत थोड़ा हट गया। माइकलसन और मोरली ने एक यांत्रिक यंत्र भी बनाया जिसे माइकलसन इंट्राफेरोमीटर नाम दिया गया है, और उन्होंने ये उम्मीद की थी यदि पृथ्वी प्रकाश व ईथर के माध्यम से गति कर रही है तो विभिन्न दिशाओं में प्रकाश की गति में अंतर दिखाई देगा। जैसे कि हवा में माध्यम में आवाज़ की गति अलग अलग दिखाई देती, तो प्रकाश की गति का अंतर ऐसा नहीं दिखाई दिया हालांकि बाद में। और उसके बाद ये इस सिद्धांत के बाद 1905 में सापेक्षता का भी सिद्धांत आया था। कुछ सॉस और शरबत में खाद्य परिरक्षक यानी खाद्य परिरक्षक का काम होता खाने को लंबी अवधि तक बनाए रखना, खराब नहीं होने देना। तो कुछ सॉस और शरबत में खाद्य परिरक्षक के रूप में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? खाद्य परिरक्षक के रूप में आपने सोडियम बेंजोएट नाम खूब सुना है, ऑप्शन में ये नहीं था। और ये जो खाद्य परिरक्षक है ना, जो सॉस और शरबत में काम आता है, उनके प्राकृतिक रंग को बरकरार रखता है, नेचुरल कलर भी चेंज नहीं होने देता और बैक्टीरिया से भी उनकी रक्षा करता है। तो एक्चुअली ये आपका पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड भी एक खाद्य परिरक्षक है, सोडियम बेंजोएट भी खाद्य परिरक्षक है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नेपेजिन है, ये सभी खाद्य परिरक्षक के ही उदाहरण हैं। 1937 में सर क्रिस्टोफर इंगोल्ड के साथ किसने एल्किल हैलाइड और संबंधित यौगिकों के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का प्रस्ताव रखा है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के दो प्रकार हैं, SN1 SN2। तो यहाँ पर आपके सर क्रिस्टोफर इंगोल्ड ने 1937 में एल्किल हैलाइड के साथ में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का प्रस्ताव रखा था। तो ये आपको पूछा है, इसके साथ में और कौन थी? क्रिस्टोफर इंगोल्ड ने तो रखा ही था, इसके साथ में एडवर्ड डेविस ह्यूजेस थे। कैसा टफ सवाल पूछ लिया भाई। क्रिस्टोफर इंगोल्ड का पूछ लेते और उन्होंने किस पर क्या प्रयोग किया था वो पूछ लेते भाई, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन ऑप्शन दे देते। इन्होंने पूछ लिया भाई इसके साथ कौन था, और 1937 में क्रिस्टोफर इंगोल्ड के साथ में उनका मिलता जुलता इंगोल्ड है तो एडवर्ड था, यहाँ पर एडवर्ड डेविस था। इन्होंने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन 1 और 2 अभिक्रियाओं के बारे में विस्तृत सिद्धांत विकसित किया और इन अभिक्रियाओं के तंत्र, दर निर्धारक पद, स्टीरियोकेमिस्ट्री के अन्य पहलुओं पर विस्तार से अध्ययन किया है। और ये नाभिक स्नेही का आक्रमण और निकलने वाले पूरी प्रोसेस को बताया इन्होंने। एटीएम और बार के बीच क्या संबंध है? एटीएम है एटमॉस्फेयर, ठीक है, प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर। एटीएम एक दाब का मापने का यूनिट है, दबाव की माप की इकाई है। बार भी दाब को मापने की इकाई है। पास्कल भी दाब को मापने की इकाई है। इनके बीच कुछ संबंध है, रिलेशन है। एक एटीएम लगभग एक बार के इक्वल होता है। एक एटीएम को एक बार को इक्वल है, लेकिन एटीएम थोड़ा बड़ा है, बार छोटी है, इसलिए एक एटीएम में एक से भी थोड़ी ज़्यादा बार आ जाती है। 1.01325 आ जाती है बार, या फिर एक बार में एटीएम एक नहीं कंप्लीट हो पाता, 0.9869 एटीएम होता है। एटमॉस्फेयर एक मानक इकाई है जो समुद्र स्तर पर वायुमंडलीय दाब को दर्शाती है। इसे सामान्य वायुमंडलीय दबाव के रूप में परिभाषित करते हैं। एक एटमॉस्फेयर दबाव लगभग 101.325 किलो पास्कल के इक्वल होता है। एक एटीएम दबाव कितने पास्कल के इक्वल होता है? एटीएम बड़ा है यहाँ पर, पास्कल 101.325 किलो पास्कल से बराबर होता है। इतने किलो पास्कल होंगे तभी एक एटीएम होगा। बार भी दबाव की इकाई है, लगभग 1,00,000 पास्कल के इक्वल होती है बार। इस प्रकार एक एटीएम और एक बार लगभग समान है, लेकिन एक एटीएम में थोड़ा अधिक दबाव होता है, यहाँ पर 1.01325 बार के बराबर। माइक्रोवेव आवर्ती संकेतों को दोलन और परिवर्धित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तापायनी इलेक्ट्रॉन नली का नाम क्या है? आंसर है क्लाइस्ट्रॉन। क्लाइस्ट्रॉन एक विशेष प्रकार की वैक्यूम ट्यूब है। ये उपयोग आती है माइक्रोवेव जो ओवन होता है उसमें, जो ये पूरी आवर्ती पैदा करती है, तो आवर्तियों पर विद्युत चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो एक विशेष प्रकार की ट्यूब है, माइक्रोवेव जो फ्रीक्वेंसी है उस पर ये विद्युत चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न करती है, प्रवर्धित भी करती है, बढ़ाती भी है, और उनको कंट्रोल करने में काम आती है। ये उपकरण माइक्रोवेव ओवन, रडार सिस्टम, उपग्रह संचार और अन्य कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में पाया जाता है। नाम इसका क्लाइस्ट्रॉन है। ये एक तरीके से चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न करने में काम आता है। जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी है उन पर चुंबकीय ऊर्जा को प्रवर्धित करेगा। और इसकी तरह ही अन्य जो तापायनी इलेक्ट्रॉन नलियां हैं ना, जो ताप बढ़ाने में काम आती है एक तरीके से, उसमें मैग्नेट्रॉन भी है
जो एक विशेष प्रकार की ये भी मैग्नेट्रॉन वैक्यूम ट्यूब है जिसका उपयोग माइक्रोवेव आवृत्ति पर विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा उत्पन्न करने में होता है। तो क्लाइस्ट्रॉन, इसका उत्तर मैग्नेट्रॉन हो सकता है, इसका उत्तर क्लाइस्ट्रॉन तो है ही है। ट्रैवलिंग वेव ट्यूब भी एक प्रकार की वैक्यूम ट्यूब है, ये भी विस्तृत आवृत्ति रेंज को विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो क्लाइस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन, ट्रैवलिंग वेव ट्यूब है, ये सभी माइक्रोवेव आवर्ती संकेतों को दोलन और बढ़ाती है, विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, प्रवर्धित करती है, ये क्लाइस्ट्रॉन है। किसका उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है? सोलर कुकर में क्या होता है? दर्पण होता है। दर्पण में भी परवलयाकार दर्पण होता है जिनसे परावर्तित होता है प्रकाश, और परावर्तित होकर एक जगह केंद्रित होता है और वहां से ऊर्जा बन जाती है ज़्यादा एक बिंदु पर। एस्टर में किस प्रकार की गंध होती है? एस्टर में फलों जैसी मीठी महक होती है। एस्टर जैसे एथाइल एसीटेट, इसमें मीठी फल जैसी गंध। मिथाइल एसीटेट, हल्की फल जैसी गंध। ब्यूटाइल ब्यूरिटेट, इसमें आपके अनानास जो पाइनएप्पल जैसी गंध होती है। एस्टर यौगिकों का सामान्य रासायनिक सूत्र है RC, ये इसमें ये एल्किल ग्रुप हो जाएंगे, दो एल्काइल समूह हैं। अगला सवाल आपके हैं, ऑक्सोलेन किस यौगिक का प्राय है? इसका आणविक सूत्र है CH2 4O। तो ऑक्सोलेन ये किस यौगिक का प्राय है? ऑक्सोलेन है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। कितने हाइड्रो हैं? ये 4 है ना, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन इसे कहा जाता है। ये एक उत्कृष्ट विलायक है जो कई कार्बनिक यौगिकों को घोल सकता है। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है, इसे ऑक्सोलेन बोला जाता है। किसको पादप जगत के जल स्थल चर कहते हैं? पादप जगत का जल स्थल चर यानी उभयचर, जल में भी रह सकता है स्थल में भी रह सकता है, ब्रायोफाइटा है। पादप जगत का जल स्थलचर ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के उदाहरण में लीवरवॉर्ट, हॉर्नवॉर्ट, मॉस, ये सभी याद आएंगे। और ये गैर सैहोनी पौधे हैं। ब्रायोफाइटा गैर सैहोनी है, इसमें सैहोनी उत्तक जाइलम फ्लोएम नहीं होते हैं। सैहोनी उत्तक होता है टेरिडोफाइटा में, एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में होता है। नेक्स्ट अपना सवाल है, कार्ल एंडरसन ने किस वर्ष पॉजिट्रॉन नामक एक धनावेशित कण की खोज की है? जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज आता है तो पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है। और ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन का जितना परमाणु द्रव्यमान होता है ना, उतना ही इसका ही द्रव्यमान है, जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर और इलेक्ट्रॉन का विपरीत चार्ज है, ये पॉजिट्रॉन है। इसकी एक तरीके से पहली बार ये किसने बताया? कार्ल एंडरसन ने 1932 में पॉजिट्रॉन नामक एक धनावासित कण की खोज की है। पॉजिट्रॉन की खोज आपको पूछे तो आप कहेंगे एंडरसन ने 1932 में की है। इसका आवेश है, पॉजिट्रॉन पॉजिटिव रहता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव रहता है। द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का जो 9.11 गुणा 10 की घात -31 kg है ना, वो भी पॉजिट्रॉन का है। तो इलेक्ट्रॉन का ये एक एंटी पार्टिकल है जो सकारात्मक आवेश होता है। कार्ल एंडरसन ने 1936 में नोबेल प्राइज दिया गया इस खोज के लिए जो 1932 में इन्होंने की थी। अब नेक्स्ट अपना सवाल देखते हैं, एलिल एमिन, एलिल एमिन का IUPAC नाम क्या है जिसका उपयोग दवाएं और अन्य रसायनों को बनाने में किया जाता है? तो ये 2 प्रोपेन एमिन हो जाएगा। यहाँ पर एक गलत इमेज ऐड हो गई है, ऊपर ऐड करनी थी, इसको सही करेंगे। तो एलिल एमिन का अपन बात हो रही है। एलिल एमिन इसका ये फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 NH2। इसका आपको IUPAC नाम पूछा, ये एलिल एमिन है। तो ये NH2 जो क्रियात्मक ग्रुप जुड़ा हुआ, तो यहाँ से नामकरण स्टार्ट करेंगे 1 2 3। तो 2 पर आपके डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 पर ये NH2 एमिन जुड़ा हुआ है, और कार्बन 1 2 3 है तो प्रोप है। तो प्रोप 2 इन, क्योंकि 2 पर इन है ना डबल बॉन्ड, प्रोप 2 इन और 1 पर एमिन है 1 एमिन, इसे कहेंगे प्रोप 2 इन 1 एमिन। तो एलिल एमिन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और NH2। नेक्स्ट अपना सवाल देखते हैं, कौन से अपुष्पी है? अपुष्पी इसमें टेरिडोफाइटा है। अपुष्पी, जैसे यहां पर आपको ये वाली इमेज यहां काम आएगी। बीज उत्पादित करने वालों में फेनरोगैम में आपके नग्न बीजी, और जिसे आप जिम्नोस्पर्म कहते हैं, और एंजियोस्पर्म आ जाएंगे। जो सेहोनी उत्तक वाले हैं उसमें टेरिडोफाइट भी आता है, ब्रायोफाइट है। गैर सेहोनी उत्तक वाले हैं थेलोफाइट, ब्रायोफाइट है। और इसका पादप शरीर विभेदित होता है ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट का, लेकिन थेलोफाइट का नहीं होता है, बिना विभेदन के होता है। आगे आप देखेंगे सेहोनी उत्तक में जो टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म आते हैं ना, तो टेरिडोफाइट बिना बीज का है, और बाकी बीज वाले हैं ना उसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म में भी द्विबीजपत्री एक बीजपत्री। आपको पूछा अपुष्पी कौन सा है बिना पुष्प का, वो टेरिडोफाइट है। किस कार्बनिक रासायनिक यौगिक की 273 से 278 केल्विन ताप पर नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तैयार किया जाता है? तो यहाँ पर ये एनिलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनिलीन।
एनिलीन, एनिलीन कार्बनिक रासायनिक यौगिक का उपयोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तैयार करने के लिए किया जाता है। तो एनिलीन से किस प्रकार बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा? तो एनिलीन का रासायनिक सूत्र होता है C6H5NH2। तो ये आपका C6H5NH2 एनिलीन है। इससे नाइट्रिक एसिड से HNO2, इससे नाइट्रिक अम्ल के साथ 273 से 278 केल्विन ताप पर रिएक्शन कराएंगे तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड C6H5 ये N2 प्लस Cl माइनस यहाँ पर, एक्चुअली ये आपका एनिलीन है। इसके साथ में ये HCl भी रहता है रिएक्शंस में, नाइट्रिक एसिड में NaNO2 रहता है। तो इसमें ये आपका N2 प्लस Cl माइनस है, ये चीज़ आपको पूछा जिसे आपने कहा है ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इस वीडियो का अंतिम सवाल, किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का आधा जीवन काल 5770 वर्ष है? हाफ लाइफ किसका हाफ लाइफ 5770 है, यानी इतने वर्ष में उस रेडियोधर्मी एलिमेंट का जो परमाणु, आधे परमाणु नष्ट हो जाएंगे, आधा उसका अब रहेगा, जिसका उपयोग सामान्यतः कागज और चरम पत्र जैसे कार्बनिक पदार्थों के जीवन काल का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। कागज का अनुमान लगाना है, कोई चरम पत्र है किसी की त्वचा पर लिखा गया, उसका जीवन काल का अनुमान लगाने के लिए ये जो रेडियोधर्मी समस्थानिक काम में लेते हैं ये कार्बन 14 है। कार्बन 14 एक रेडियोधर्मी समस्थानिक जिसका आधा जीवन काल होता है 5770 वर्ष है। अब आप कहेंगे आधा जीवन काल क्या होता है? तो वह समय जिसमें किसी रेडियोधर्मी तत्व के आधे परमाणु टूटकर नष्ट हो जाते हैं। अब आधे परमाणु टूटकर नष्ट हो गए हैं, कुछ न कुछ आपके पास बचा हुआ, तभी आप उसको आयु का पता लगाएंगे। पूरी तरह नष्ट हो गए तो कैसे पता लगाएंगे? इसका मतलब उसका आधा जीवन काल ज्ञात होना जरूरी है। आधा जीवन काल यदि उसका 5770 वर्ष है, वो है कार्बन 14। यानी कार्बन हर किसी वस्तु में मिल जाता है और उस वस्तु को फिर देखते हैं कि कितने कार्बन के परमाणु अब उसमें बचे हुए हैं, कितना नष्ट हो गया, कि आधा नष्ट हो गया मतलब इसमें 5770 वर्ष लग गए। तो कार्बन डेटिंग से जो उम्र पता किया जाता है कितने साल पुराना है, तो प्राचीन जीव, कागज, चरमपत्र, अन्य कार्बनिक पदार्थों के जीवन काल का अनुमान लगाने के लिए एक सामान्य टेक्नोलॉजी है। जब जीवित जीवों में कार्बन का अवशोषण होता है, हर जीव में कार्बन होता है जो सामान्य रूप से C14 को ग्रहण करते हैं कार्बन, मृत्यु के बाद ये C14 का क्षय होने लगता है, धीरे धीरे ये नष्ट होने लगता है और 5770 वर्ष में इसका आधा क्षय हो जाता है। इसी प्रकार कुछ रेडियोधर्मी समस्थानिक की बात करते हैं जीवन काल की, तो यहाँ पर रेडियम, आप देखते हो गाड़ियों के पीछे हर जगह रेडियम चमकता है, तो रेडियम चमकता है तो क्या वो जिंदगी भर चमकता ही रहेगा? उसमें रेडियम के कण उत्सर्जित नहीं हो रहे हैं, उसमें अल्फा कण उत्सर्जित हो रहे हैं, तो वो कब तक चमकेगा? वो 1600 वर्ष तक तो आधा चमक जाएगा, आधा तो नष्ट हो जाएगा 1600 वर्ष तक, नहीं 3200 वर्ष लग जाते हैं पूरे नष्ट होने में। कहने का मतलब रेडियम का आधा जीवन काल 1600 वर्ष है। ये रेडियोधर्मी तत्व रेडियम Ra226 इस रूप में पाया जाता है जो स्वयं को अल्फा किरणों के रूप में विकिरित करता है। इसी टाइप से आप देखेंगे यूरेनियम 238 का आधा जीवन काल है, बहुत लंबा है, 4.468। अपन कहते हैं ना पृथ्वी की उम्र लगभग इतनी है, तो पृथ्वी का जीवन काल यहाँ से अपन पता कर सकते हैं यदि कोई यूरेनियम मिल जाए 238 अपन को। पोटेशियम 40 भी बहुत बड़ा इसका जीवन काल है, बिलियन वर्ष है, लगभग 1.2 बिलियन वर्ष। 4.4 यूरेनियम का है, पोटेशियम का 1.2 है। ट्राइटियम का आधा जीवन काल 12 वर्ष है और आयोडीन का 131 आयोडीन 131 का आधा जीवन काल 8 दिन है, तो थायराइड कैंसर में इसका उपयोग होता है। क्लोरीन 36 का आधा जीवन काल लगभग 3,01,000 वर्ष है। अगला सवाल यहाँ पर लगभग 40 सवाल हैं वो कंप्लीट हो गए, बाकी ये सभी सवाल हैं। इसकी PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट से toptrendinggk.in, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। जैसे ही आपका पेमेंट होगा ये 1155 क्वेश्चंस की PDF आपके डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और आपको मेल पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेल भी आप कर सकते हो, वहाँ पर आपको डायरेक्टली एक मेल मिल जाती है कॉन्टैक्ट करने के लिए और आपकी ID भी बन जाती है toptrendinggk.in पर। और कभी भी ये PDF अपडेट होती है तो फ्रीली वहाँ पर इसका अपडेटेड वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा। और कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो नंबर 4 में और 50 क्वेश्चन के साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट सहित डिटेल में बात करते हैं। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।